बहुत डिफिकल्ट है और इसको प्रिडिक्ट करने में काफी समय लगता है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखे बिना आपका कोई पार भी नहीं है। आप चाहे दुनिया के जितनी मर्जी साइंसेस सीख लीजिए, लेकिन जब तक आपका हाथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में साफ नहीं होता, मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के हिसाब से, आप कोई एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। ये एक रियलिटी है। अब कई लोग स्टार्टिंग में वैदिक सीख लेते हैं, कई बहुत टाइम के बाद सीखते हैं, कोई बात नहीं, जैसे जिसने सीखना है सीखो। लेकिन वैदिक के कुछ ऐसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, जिसमें से दो आज आप लोगों को मैं क्लियर करूंगी, और उसको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ देखोगे, जैसे पिछली क्लासेस में आपने देखा है। ये भी चीजें आप पर एप्लीकेबल होंगी, बिल्कुल क्लियर कट होंगी। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप पे लागू ना हो, जरूर लागू होगा। क्योंकि अगर कोई ऋषि मुनियों ने अगर कोई परंपरा या कोई हमें मेथड दिया है, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। हमारे प्रिडिक्शन में हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाएं, हम हो सकता है उसको लगाना जो है सही से ना सीख पाए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वो जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे के सारे बहुत एक्यूरेट है और वो काम करते हैं। तो वैदिक जो है वो, देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो ऋषि जो भृगु हैं और पराशर जी हैं सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जैमिनी ऋषि जो हैं हुए हैं, ऐसे ही जो सप्त ऋषि हैं, इन सभी के पास ज्योतिष का जो ज्ञान वन बाय वन आया है। सारा का सारा सोर्स जो है वो आप लोग जानते हो कहाँ से आया है। आप जब ज्योतिष करने के लिए बैठते हो तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल कर बैठा कीजिए कि इसके थ्रू आप जो है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको पैसे के लिए आजमाना चाहते हो या लाना चाहते हो जिंदगी में, तो प्लीज स्टार्टिंग में तो मत लाइए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके पास इतना पुण्य नहीं होता, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बोला, पहले आपको पुण्य क्रिएट करना पड़ता है, देन उसके बाद जो है आप कर सकते हो। अब आज जैसे मैंने पिछले एक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका पांचवा घर होता है वो आपके 10th हाउस से आठवां पड़ता है ना। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस से आठवां पड़ता है। तो काफी लोगों के मुझे मैसेज आए कि मैम इसका मतलब क्या, हम काम नहीं कर पाएंगे कभी भी, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लेडी को काम करने को ना मिले या कुछ भी है। तो मैं ये कहूंगी कि ये आप में से जितने लोग इस समय काम कर रहे हैं ओकल्ट में, हम सब इसी फिफ्थ हाउस के थ्रू ही कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने चीजें आधी सुनी है उस दिन, अब आगे का कॉन्सेप्ट भी आपको बताती हूँ कि हम जो ओकल्ट में हैं वो क्यों हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 10 से फिफ्थ हाउस एट्थ पड़ता है, तो आपके वो प्रोफेशन की डेथ का पॉइंट है। और जब तक किसी इंसान की डेथ नहीं होगी, पुराना नहीं वो छोड़ेगा, तब तक वो नया नहीं पकड़ेगा, नया कुछ सीखेगा नहीं। देन क्या होता है कि हम जितने भी लोग ओकल्ट में जाते हैं, वो इसी वजह से जाते हैं कहीं ना कहीं, कि हमने अपने अष्टम घर को, अष्टम यानी 10th से अष्टम यानी पांचवें घर को रिन्यू करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं। आपके लगन के विद रिस्पेक्ट आपका आठवां घर जो है वो आपकी मुसीबतों को दिखाता है। किसको दिखाता है? आपकी मुसीबतों को दिखाता है। आपके ऊपर हर्डल्स, आपकी बीमारियां, आपके हिडन शत्रु, आपके जो भी चीजें अष्टम से देखते हैं। लेकिन जो आपका फिफ्थ हाउस है ना, ये फिफ्थ हाउस जो हमारा ट्राइन कनेक्शन होता है 1 5 9 में, उसमें ये सेकंड है। सेकंड है जो सूर्य के साथ जोड़ा जाता है। मंगल क्या है? मंगल देह है, पहला घर। उसके बाद आपका पांचवा घर क्या है? आत्मा है। तो जब शरीर मिलता है किसी को तभी तो आत्मा आएगी, या सीधा सीधा आत्मा जो है वो आ जाएगी। और जब शरीर को आत्मा नहीं मिलती या आत्मा को शरीर नहीं मिलता, तभी वो भूत प्रेत या ये जो जितनी भी योनियां आप देखते हो वो तभी होती है, तभी मिलती है, कि देह नहीं है उनके पास। देह नहीं है उनके पास। जितने भी ओकल्ट के प्रैक्टिशनर हैं उन सभी के पास भी सेम टू सेम यही है कि वो अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि वो एक नया जो है वो पहनावा देते हैं इस जन्म में, और अपनी पुराने जितने भी कर्म हैं उनको डिक्लाइन करके हम इसमें काम करते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि फ्री में मत करिए। फ्री क्यों नहीं करना है? बिकॉज कि आपके पास पांचवा घर है वो 10 में से आठवां है। आपके तो वैसे ही वहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं लाइफ में, तो आप क्या ही किसी को फ्री करोगे? हाँ,
इतना जरूर है कि अगर आप धीरे 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 जब ऊपर जाओगे, जब आपके पास ढेर सारी ब्लेसिंग्स यही पांचवें घर के थ्रू आएंगी, देन आप इसमें से 10%, 20% निकालते जाइए, और आप अपनी ब्लेसिंग्स को भी क्रिएट कर पाएंगे और आप काम भी कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो स्टूडेंट है, ज्यादातर जो लोग हैं, वो सारे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सभी का यही फोकस है कि इसमें कैसे काम करें, कैसे पैसा कमाएं। तो वो सब चीजों पे बात करनी है। ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इसमें सबसे पहला, जो मैंने पिछली वैदिक क्लास में आप लोगों को बता दिया था, जो पिछली बारी हुई थी, कि हमारा जो चार्ट होता है, हमारी जो कुंडली होती है, अ, वह कुंडली जो है, वो हमें वो कुंडली मिली है जो कि हमारी पिछले जन्म के कुछ कर्मों की वजह से उसकी जो पूरी उसका जो पूरा जो नक्शा बना है, उसका जो पूरा नक्शा बना है, उसका जो पूरा डिजाइन तैयार हुआ है आपकी कुंडली का, वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हुई है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं फर्क पड़ता, पिछला जन्म नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता। चलो, नहीं होता, दैट्स ओके। नहीं मानना है आपको, मत मानिए। लेकिन आप इस जन्म को तो मानते हो। अभी तो मान रहे हो कि आप इस दुनिया में हो, कि अभी भी नहीं मानते कि अभी भी नहीं है हम? दूसरी बात, जितने लोगों ने, अभी मुझे किसी ने कमेंट किया यूट्यूब पर एक वीडियो के नीचे कि आप लोगों में भ्रम फैला रहे हो और आप प्लीज लोगों को भटकाना बंद कर दीजिए। तो चंद्र ग्रहण जैसी चीज यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे नहीं लग रहा चंद्र ग्रहण। तो मैं उन सभी को ये जवाब देना चाहती हूँ कि मैं किसी को भटकाना, किसी को कुछ करना, हमारी क्या ही औकात है उस चीज में। लेकिन सोचना क्या है कि मेरा जो सोचना, मैं तो उसके अकॉर्डिंग बोलती हूँ, मैं किसी से पढ़ के या कहीं पे नहीं सोचती हूँ। मेरा मानना है कि अगर ऋषि मुनियों ने एक बात बोली है, जैसे मैंने कल के पॉडकास्ट में भी बताया कि हम ऋषियों की परंपरा से हैं, हम ऋषियों के बच्चे हैं। ठीक है। हम ऋषियों के बच्चे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं डीएनए जो है, वो उन महान ऋषियों का है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम धर्म के विरुद्ध जाने से पहले बहुत बार सोचते हैं, और हजारों बार सोचते हैं। और ज्यादातर 90% लोग धर्म के विरुद्ध नहीं जाते हैं, वो अपनी परंपराओं में रहते हैं, अपने परिवार के बंधन में रहते हैं। मेरा मानना है कि अगर तर मोदक एवढं सोपं अगर असतं. शास्त्रों में लिखा है, अगर शास्त्रों में लिखा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ठीक है, यही लिखा है। लास्ट वार्निंग है मेरी, रीवा एंड आर, रीवा जी बंद करिए अपने आप को। ठीक है। तो हम अगर एक सिंपल सी बात को करते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, शायद एक कण के भी 1000वें हिस्से के बराबर हम लोग हों, तो आपको नहीं लगता कि अगर ब्रह्मांड में कोई भी ऊपर नीचे कोई चीजें हो रही हैं, तो वो हमारे ऊपर असर करेंगी या नहीं करेंगी? आप में से कितने लोगों का ये मानना है कि ऐसा नहीं होता, कि ग्रहण हमारे इंडिया में लगा नहीं लगा? ये आर्ग्यूमेंट क्यों है? आप अपने आप को ब्रह्मांड से अलग मानते हो? आप क्या मानते हो कि इंडिया जो है ब्रह्मांड से बाहर हो गया, कि उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है? बताइए, आप में से कोई कहना चाहता है इस बात पे कुछ? इंदर सिंह जी, आप बताओ, क्या सोचते हो आप? फिर क्लास शुरू करते हैं। अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। आपको क्या लगता है कि अगर ब्रह्मांड में, अगर यूनिवर्स में कोई भी एस्ट्रॉयड या कोई भी तारा टूटता है, कोई भी अगर कल को कोई भी चीज होती है, चेंज आते हैं, जैसे कोई क्लाइमेट चेंज आता है, कुछ भी आता है, या ग्रहण लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो अमेरिका में या यूएस में या कहीं लगता है, तो हमारे पे वो असर नहीं करता? क्या हम उस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं? बिल्कुल हम उस ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सारे हमारे अ, दिमाग में, हमारे बॉडी में
है ना। बेसिकली सबसे जो मैलिफिक होता है मेरा माइंड होता है हमारा सबका, सबके दिमाग के वही, ऊपर असर करता है। बस वही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहते हुए सुनेंगे कि ये तो ऐसे नहीं काम करता, ये वैसे काम नहीं करता। आपको किसी दुनिया में कभी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना, ठीक है। आप अपनी बात पे अटल रहिए। मेरा तो सिंपल सी एक ही चीज होती है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे अगर है, तो फिर कहीं भी कुछ हो तो इसका मतलब असर तो हम पे होगा, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असर तो हो, ठीक है। वरना ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई भी 9 नंबर का साल चढ़ा है या फिर कोई भी 6 नंबर का 8 नंबर का साल चढ़ा है, तो यूनिवर्सली बहुत सारे लोगों को क्यों वो इम्पैक्ट करता है। इंडिया वालों को अलग से क्यों नहीं, अलग नहीं करना चाहिए, या वो यूएस वालों को नहीं करना चाहिए। 9 नंबर तो 9 नंबर है, जुपिटर तो जुपिटर है, सन तो सन ही है, मून तो मून ही है। तो उसमें अलग कहाँ से हो गया, ठीक है। तो वो चीज को देखना है, ठीक है। दूसरी चीज, तो आप लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सुनते हो एक कॉन्सेप्ट भावत भावम। हेलो मैडम, मुझे एक पूछना था। मैडम, हाँ एक जी। बात पूछूं। एक कोई कहते हैं कि आप राहु केतु को सिर्फ मैम एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन करने का किसी को अलाउड नहीं किया अभी। जी चुप जी, रहिए। ओके। तो भावत भावम एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा जो है वो कामयाब एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि भावत भावम का मतलब है हर भाव से जो उसके बराबर का जो भाव होता है वो भी सेम वैसे ही काम करता है। जैसे अभी एक कुंडली में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देन फिर आप उस पे लगा के मैं आपको बताती हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली देखा जाना चाहिए, जो हम नहीं देखते हैं। और हम लोग ऐसे ही बस एक ही भाव में खड़े होकर हम बात करते रहते हैं, या एक ही भाव पे बात करनी जो है वो सही नहीं है। उसका रिजल्ट जो है कहीं और से आ रहा होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे देखते हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है वो है नवतारा साइकिल का। तो मैं पहले ये आपको थोड़ा सा ये करा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ। ठीक है, तो ये स्क्रीन शेयर की है मैंने आपसे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है भावत भावन। तो इसका मतलब ये होता है कि अब एक भाव की व्याख्या जो है उसके जो सामने वाला या उसी के नंबर का जो दूसरा भाव होता है वो कैसे देखते हैं हम लोग। जैसे कहा जाता है कि सातवां घर जो होता है, सातवां घर जो होता है वो आपके स्पाउस का होता है या आपकी पार्टनरशिप का होता है। इसके अलावा ये सातवां घर होता है आपकी लाइफ के उस फ्रेंड सर्कल का, उस अननोन लोगों का जो आपकी लाइफ में काफी हेल्प करते हैं, उन अनजान लोगों का जो कि आपकी लाइफ में काफी मददगार साबित हो सकते हैं अगर ये सही हुआ तो। भावत भावन से देखने का मतलब क्या है और इसका यूज कैसे किया जाए, कि जैसे आपका अगर पार्टनर सातवां घर है तो आपकी शादी जो है वो सातवें घर से देखी जाएगी, ठीक है। आपके रिश्ते सातवें घर से देखे जाएंगे। तो ये रिश्ते जो है अगर खराब निभ रहे हैं, अगर खराब निभ रहे हैं या किसी की लाइफ में रिश्तों को लेकर कोई तनाव है, अगर रिश्तों को लेकर कोई तनाव है, तो फिर उसका कारण कहाँ पे ढूंढेंगे हम। अगर किसी के रिश्तों में या किसी के बिजनेस में खराबी है तो उसका कारण हम कहाँ पे ढूंढेंगे। तो उसका कारण हम ढूंढेंगे पहले घर। क्योंकि सातवें से सातवां कौन पढ़ता है, आपका लगन पढ़ता है, राइट। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो कौन क्रिएट करेगा, आपके सामने वाले लोग ही करेंगे ना। ये सातवां घर कौन है, आपके सामने वाले लोग जो आपको सलाह देते हैं कि चल भाई ये 10,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, या ये वाली चीज खरीद लेते हैं या बेच देते हैं। ये जो सातवां घर है ये आपका सलाहकार है। अगर आपकी जिंदगी में सलाहकार गलत आए हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके ऊपर आनी चाहिए,
आपके ऊपर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? चूज किसने किया है उसको? आपने ही किया है। अपनी लाइफ में लेकर के कौन आया है? फ्रेंड्स को आप ही लेकर आए हो। तो इसका मतलब खाली सातवां घर अकेला काम नहीं कर रहा है। वो किसके साथ काम कर रहा है? वो आप ही के साथ कर रहा है। किसकी चॉइस है? आप ही की चॉइस है। शादी हुई है आपकी, शादी सफल नहीं हो रही है। बिजनेस खोला है आपने, सफल नहीं हुआ है। आपने कोई मिस्टेक की है ना, सातवें से सातवां लगन आया है। ये जो सातवां घर है ये आपकी जिंदगी है असल में। क्या है? जिंदगी है, आपका जीवन है ये असली। जो दुनिया देखती है, जो दुनिया पहचानती है, वो जीवन जो है अगर खराब है तो उसकी चॉइस किसके पास है? वो चॉइस किसने किया है? अगर मैंने आपको बुलाया है आज क्लास में तभी तो आप आए हो, कि उछल के अपने आप ही आ गए? कैसे पता चल जाता आपको कि आज क्लास है? लग जाता पता ऐसे बिना बताए? तो मैंने बुलाया ना। अब इस क्लास में अगर दो चार ऐसे शरारती तत्व आते हैं अगर, तो फिर किसकी गलती मानी जाएगी? मेरी मानी जाएगी कि मैंने क्लास क्यों रखी हुई है? किसकी मानी जाएगी? राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो ये बताता है कि हर भाव से जो उसका रिजल्ट है वो अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चीज को हमेशा ध्यान रखिए। कभी किसी को जो है दोष देने से पहले 1000 बार सोचिए कि कहीं मैंने ही तो गलत सिलेक्शन नहीं कर दी। जब आप लड़का या लड़की देखने जाते हो, अपना लाइफ पार्टनर चूज करने जाते हो, पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। बस जो सिलेक्ट कर दिया माँ बाप ने, तो कौन सा घर एक्टिव होता था? दूसरा घर एक्टिव था। कुटुंब तय करता था, आपका परिवार तय करता था आपका लाइफ पार्टनर कौन बनेगा। बट अभी क्या हो गया है? अभी तो हो गया उल्टा। तो कौन सा घर एक्टिव हो रहा है? कौन सा घर एक्टिव हो रहा है? सातवां घर। ठीक है। तो सातवें घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? किसके ऊपर आ गई? लग्न पहले पे। घर के ऊपर आ गई ना। राइट? हम्म, तो इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है। आगे चलते हैं दूसरे। आप देखते हो कि दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है। दूसरा भाव क्या होता है? धन का होता है, यानी आपकी सेविंग्स का होता है लाइफ में। अब ये सेविंग्स जो है अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अकेली कैसे आ जाएगी आपके पास? इसके पीछे भी कुछ और काम करती हैं चीजें। क्या काम करती हैं चीजें? इसको हम ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शंस बोलते हैं। जो मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ, इसको ब्लैंक चार्ट के साथ भी जोड़ सकते हो आप। कि आपके पास कुंडली नहीं, आपके पास अगर मान लो कि ग्रह नहीं है, इसको खाली कुंडली आप समझ लो। चलो मैं एक सेकेंड इसको बना लेती हूँ, फिर आपको बना के दिखा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना आपने। इससे क्या होगा कि आपको हर हर जो हर जो भाव है या हर जो आपका हाउस है उसकी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, और वहां का हल जो है किसके पास है वो आपको पता होना चाहिए। कि कैसे वो प्रॉब्लम आई है और उस पे काम कैसे किया जाए। हर चीज का इलाज जो है वो उपाय नहीं होता है। हर चीज का इलाज जो है वो पूजा पाठ नहीं होता है। और हर चीज के लिए आपको जो है सबसे पहले अपनी कुंडली पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे अभी एग्जाम्पल दिया है कि आपके लिए आपकी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ सेवेंथ के हाउस के पास नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आपने गलत किया है। ठीक है। सेकंड हाउस क्या होता है? सेविंग्स का, सब चीजों का। अब ये अकेला सेविंग कैसे दे देगा? नहीं देगा ये अकेला। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सेविंग नहीं है। ठीक है। आप बताइए मेरे को, सेकंड से सेकंड हाउस कौन सा पड़ता है? थर्ड हाउस पड़ता है आपका। सेकंड से सेकंड कौन सा पड़ता है? थर्ड हाउस। क्या है ये? प्रकर्म का है। प्रकर्म का है। आपकी कोशिश का है, ये ट्रायल्स का है। क्या है? ट्रायल्स का।
आप जितने ज्यादा, ये जो हमारा ये वाला जो है ये राइट शोल्डर है, ये क्या है, राइट शोल्डर है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ठीक है। ये हमारी जो बॉडी है ये राइट साइड की है और ये लेफ्ट साइड की है। तो आप मेरे को बताओ कि सबसे पहले आप हम हमारी बॉडी में जो सबसे सॉलिड जो हमारा जो हिस्सा है वो कौन सा है, राइट साइड है। हम सबसे ज्यादा भार किससे उठाते हैं, राइट से उठाते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो इसमें से कई एक्सेप्शन केस भी होंगे जो राइट लेफ्ट से भी उठा लेते होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन 99.99% राइट हैंड से ही सब कुछ किया जाता है। और उसी से हम लोग ज्यादातर, जितना ज्यादा हैवी जो चीजें हैं ज्यादातर हम इसी से उठाते हैं। इसीलिए आपका जो थर्ड हाउस है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी दिखाता है। क्या दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। छोटे बहन भाइयों का है आपके, राइट। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर आपके सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी तो क्या आप कभी सेविंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो सेकंड हाउस जो है वो सीधा सीधा किसके साथ जुड़ा है, सेकंड से सेकंड, कि पराक्रम जितना करोगे, नई नई चीजें जितनी ट्राई करोगे, उतना ज्यादा आपको जीवन में सेविंग करने का मौका मिल जाए। आप जितना ज्यादा दूसरों के लिए फंसे रहोगे, आपके पास कोई 1 रुपया भी जमा नहीं होने वाला जीवन में। आप जितने ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होंगे तभी आप अपने अकाउंट में यहाँ पे कुछ जमा कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि थर्ड हाउस से थर्ड कौन पड़ता है, थर्ड हाउस से थर्ड पड़ता है आपका पांचवा घर, ठीक है। थर्ड हाउस क्या होता है, थर्ड हाउस आपकी क्या होता है, मैंने जैसे आपको बोला कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके जीवन की कंधों पे जिम्मेदारियां हैं। आपके जीवन में जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी आप अपने बच्चों के लिए उसी हिसाब से कर पाओगे। अगर आपके ऊपर आपके बहन भाइयों की, अगर आपके पड़ोस की, आपके समाज की, आपके रिश्तेदारों की ढेर सारी अगर जिम्मेदारियां हैं तो बच्चों के लिए कुछ नहीं बचने वाला। आप में से हजारों लोग हैं जो कि जीवन भर अपने भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, अपने बच्चों की बारी आती है तो उनके पास ठन ठन गोपाल होते हैं वो उस समय, ठीक है। तो ये आपका तीसरे से तीसरा घर, पांचवा घर। आप जितना पराक्रम करोगे, जितने आप कंपटीशन, जितने आप ट्रायल्स करोगे अपनी जिंदगी में, उतनी अच्छी नॉलेज पांचवें घर की, उतना अच्छा आपको फल पांचवें घर का मिलेगा। अगर आपने कोशिश ही नहीं करनी कभी कुछ सीखने की, कहीं लड़ाई करने की, कहीं जो है स्टैंड लेने की, अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है तो आप क्या अपना पूर्व का जन्म जो जो कर्म है वो क्या ही जगा लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास चाहे जितना मर्जी कुछ हो, नहीं मिलेगा आपको। इसी तरीके से आपका चौथा घर जो होता है वो क्या होता है, चौथा घर, चौथा घर आपके अपने सुख भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, सुख भाव। सुख जो होता है किसी बच्चे का, सबसे पहला सुख जो होता है किससे जुड़ा होता है, मदर के साथ जुड़ा होता है। एक बच्चे के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले क्या होता है, दूध और उसकी माँ। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि आपकी माँ ने आपको बहुत सुख दिए, कैसे देखोगे कि किसी की माँ ने उसको पूरी जो बचपना उसका था, ठीक है, वो बहुत सुखों में गया, व्यक्ति का बहुत आराम से गया, कैसे देखोगे। अगर आपकी माँ की बैकग्राउंड जो है, अगर आपकी माँ की बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग हुई, वो सॉलिड हुई, उसको जिंदगी में बहुत सुख मिले हुए, वो सुखों की भाषा जरूर जानती होगी। जिस माँ को पीछे से सुख नहीं मिला होता वो अपने बच्चों को भी ज्यादा जो है, जिसको हम कहते हैं ना कि चीजों को करके क्रिएट करके नहीं दे पाती। जैसे चौथा घर जो है, चौथे से चौथा घर जो है वो सातवां घर पड़ता है आपका,
ये आपकी नानी है, सातवां घर। ये आपकी माँ है, माँ की माँ, चौथा घर, नानी। सातवें घर में जितना अफ्लिक्शन होगा आपकी माता का जीवन उतना ज्यादा स्ट्रगल से रहा। अभी थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पार्टनर को, सब चीजों को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप जीवन समझो, साइकिल समझो, किसी कुंडली में कैसे साइकिल बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो ये जो आपका सातवां घर है, एक और रिश्ते के साथ जुड़ गया, वो है आपकी नानी। ठीक है। आप जब किसी भी भाव का सुख देखना चाहते हो, ये चौथा घर आपका सुख है। आपका चौथा घर जो फोर्थ हाउस होता है, ये क्या होता है? ये सुख का होता है, राइट। और अगर आप देखोगे तो आपका चौथा घर ये आपके सुख को दिखा रहा है, तो चौथे से चौथा आपकी दानी, उस आपकी मदर के सुख को दिखा रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट जाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि ये जो हमारा सातवां घर है ये मेरे पार्टनर का है, तो फिर पार्टनर की, पार्टनर का सुख देखना चाहते हो, मेरा जो पार्टनर आ रहा है ना उसकी जिंदगी में कितना सुख है। कहां से देखोगे? सातवें से चौथा, 10th हाउस। ये आपकी परनानी भी है और ये आपके स्पाउस की मदर भी है। ये 10वां घर आपको कितना चीजें दिखाता है। ये 9th हाउस आपका फादर का है। ये 10th हाउस फादर के हाउस से नेक्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या होता है? सेविंग का। फादर का कुटुंब वो भी 10th हाउस है। फादर की सेविंग 10th हाउस है। फादर का बैंक बैलेंस 10th हाउस है। फादर के पास एसेट 10th हाउस। आपकी एजुकेशन कहाँ पे होती है? एजुकेशन आपकी कहाँ होती है? फर्स्ट एजुकेशन होती है यहाँ 4th हाउस में। उसके बाद की एजुकेशन होती है आपकी कॉलेज की यहाँ पे। पहले क्या करते हो? नॉलेज, फिर उसके बाद पांचवें से पांचवा हायर नॉलेज। पांचवा घर नॉलेज, फिर उसके बाद की नेक्स्ट लेवल नॉलेज, नौवां घर। तो हायर नॉलेज लोगे कि नहीं लोगे, तो वो पांचवें से पांचवा घर बताए। हायर नॉलेज कितनी मिलेगी आपको जी जी जिंदगी में, उसका फल कितना मिलेगा आपको। ठीक है। ऐसे ही आप छठे घर को, आप छठे घर को रोग के साथ लेते हो कि छठा घर जो है ना रोग ऋण और शत्रु का है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये रोग ऋण शत्रु, इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि ये जो कुंडली है ये आपकी कुंडली है भाई। रोग ऋण शत्रु उछलेंगे नहीं, आसमान से नहीं आने वाले हैं। आसमान से नहीं आ रहे, आप ही बना रहे हो इनको, आप ही बनाओगे। ये अगर तीसरा घर आपके छोटे बहन भाइयों का है, तो ये छठा घर आपकी मदर के छोटे बहन भाइयों का है। सेम ही। तो अब ये छठा घर आपके रोग ऋण शत्रु का तो है, लेकिन साथ में आपके छोटे मामा का भी है। इसी करके आप देखोगे कई लोगों के जीवन में छठा घर जब खराब होता है जिसको, तो मामा परिवार के साथ उसकी चलती नहीं है, बनती नहीं है। मामा परिवार से बनती नहीं उन लोगों की, और उनके ऊपर लिटिगेशन हो जाती है। मामा परिवार की तरफ से उनके स्ट्रेस रहता है, शत्रुता रहती है। ये सारा कर कौन रहा है? आप ही कर रहे हो। आपका छठा घर है भाई। वो छठा घर किस किस चीज को रिलेट करता है, ये पूरी कुंडली जो है वो कम से कम 1000 से भी ज्यादा प्रेडिक्शंस दे सकती है आपको भी। आप कह रहे हो कि आपके जीवन में ससुराल जो होता है वो कौन होता है? आठवां घर ससुराल का हो गया, 8th हाउस। ये आपके इन लॉज है। ठीक है, ये आपके इन लॉज है। आपके जो स्पाउस है यहाँ पे, उसका ससुराल कौन हुआ? ये आपका सेकंड हाउस हुआ। भाई ये आप हो, ये आपकी फैमिली हो गई।
तो ये हो गया आपका ससुराल 8वां, 2 और 8 आप दोनों के ससुराल हैं। और जब जब आपके सेकंड और 8th हाउस में मेलेफिक्स होंगे तो क्या होगा, दोनों परिवारों की आपस में कभी नहीं बनेगी। दोनों परिवारों की आपस में क्या हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी। ठीक है। आप जानना चाहते हो कि मेरे ससुराल की वेल्थ कितनी है, तो मैंने आपको बोला किसी भी भाव से सेकंड भाव जो होता है, सेकंड हाउस जो होता है, वो क्या दिखाता है, सेविंग्स को, एसेट्स को, और आपकी लाइफ में पैसे को, वेल्थ को। तो ससुराल की वेल्थ 9th हाउस। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 9th हाउस अफ्लिक्शन में आया तो ससुराल आपको कंगाल मिलेगा। ससुराल में, ससुराल को जो कुटुंब है, ससुराल का जो कुटुंब है वो आपका 9वां घर है। तो वो कुटुंब कैसा होगा, ससुराल जो है वो कैसा चीजें जो है वो कैसी फैमिली है, वो उनका खानदान कैसा है। ये जो सेकंड हाउस होता है ना, किसी भी भाव का सेकंड हाउस, वो उसका खानदान होता है, वो उसकी सेविंग होती है। आप हमेशा देखते हो कि 9th हाउस जो है वो फॉर्च्यून का होता है। यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि 9th हाउस जो है वो फॉर्च्यून का है, यही बोलते हैं हम लोग। लेकिन 9th हाउस फॉर्च्यून कैसे देगा अकेला, उसकी जड़ कौन है, उसकी जड़ भी तो होगी ना कोई। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अकेला 9वां घर जो है वो आपको जो है वो भाग्य उदय कर देगा आपका, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके पीछे भी कोई रूट कॉज होगा, उसके पीछे भी कोई ना कोई खड़ा होगा, वही काम कर रहा होगा। तो आप मेरे को बताओ कि अगर 9th हाउस को हम आपकी फॉर्च्यून को लेकर चलते हैं, ये 9वां घर, तो 9th से भावत भावन के हिसाब से 9th से 9th कौन पड़ा है, 5th हाउस। तो फॉर्च्यून कितना राइज होगा, किस पे डिपेंड हो गया, 5वें घर से। मुड़ के फिर वहीं पे बातें आएंगी घूम के। मतलब आपने कुछ अच्छा किया होगा पिछले जन्म में, तभी तो अच्छा पिता मिलेगा ना, ये फादर का घर है। पिता तो अच्छा तभी मिलेगा जब आपने कुछ अच्छा किया होगा। अगर कुछ अच्छा किया ही नहीं है तो फिर आपको कैसी फैमिली मिलेगी, कैसे पिता मिलेंगे, फिर उनके पिता कैसे मिलेंगे, वो आपको लीनियज कैसे मिलने वाली है। ये जिन लोगों को आप कहते हो कि मोती दान किए होंगे इसने, वो यही है, 9वां घर है मोती दान वाला। ये धर्म है आपका, ये क्या है, धर्म है आपका, रिलीजन है ये। आप अपने जीवन में रिलीजियंस को कितना प्रायोरिटी दोगे, कितना नहीं दोगे, ये आपकी नॉलेज बताती है। जो 5वां घर नॉलेज का है, ये क्या है, नॉलेज का है। जो आपको नॉलेज मिली है बचपन में, जो आपने एजुकेशन ली है फैमिली से, कॉलेज से, वो क्या बता रहा है, ये नॉलेज ही बताएगी आपका धर्म किस तरफ जाएगा। गलत नॉलेज मिली है, सही नॉलेज मिली है, या आपको जो है वो पिता जो है वो कैसे मिले हैं, वो आपको कैसी चीजें दे पाए इस जन्म में, कैसी अपब्रिंगिंग दे पाए। ठीक है। तो ऐसे ही आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बोला है, तो सेकंड हाउस क्या हो गया, किसी भी भाव से सेकंड हाउस सेविंग्स या किसी भी तरह की आपके जीवन में एसेट्स को दिखाता है, जो आपको पैदा होने से पहले के होते। जैसे 10th हाउस, जैसे आपके छोटे बहन भाई कहाँ पे आए थे, तीसरे घर से। पिता के छोटे बहन भाई कहाँ से आएंगे, 9th से 3rd। तो आपका चाचा कौन हुआ, ये 11th हाउस, ये आपके चाचा का है। आपके ताऊ कहाँ से देखोगे, फादर के बड़े भाई। तो 11th हाउस बड़े भाई बहनों का होता है ना। तो आप 9th हाउस से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ये सातवां घर आपके ताऊ जी को भी दिखाता है। जितने भी आपके बहन भाई हैं वो नापते जाइए। ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बिना किसी प्लैनेट के किसी के चार्ट में देख सकते हो कि और कि बिना किसी कैलकुलेशन के देख सकते हो। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन ठीक नहीं है, ये जो करियर का हाउस है, करियर नहीं है बेसिकली, ये जो है एक स्टेटस हाउस है। ये क्या है? स्टेटस हाउस है। आपकी लाइफ का जो स्टेटस बनता है वो 10th हाउस बनाता है आपकी जिंदगी में, स्टेटस। अब ये स्टेटस 10वें से 10वें पे डिपेंड है। वो भी 10वें घर, आपके 7वें घर में आके रुक गया। 10वें से 10वां, 10th से 10th। खाली 10th हाउस से स्टेटस नहीं बनना। आपका जो लाइफ पार्टनर आएगा ना इस दुनिया में, आपके जो लाइफ पार्टनर बनेगा इस दुनिया में, वो आपके स्टेटस को, आपके जो जीवन में, जो समाज में आपकी जो छवि है, ये 10वां घर होता है आपकी छवि। तो उस छवि को आपका पार्टनर जो है वो खराब करेगा या ठीक करेगा। अगर आपका पार्टनर अच्छा मिलता है, आपके दोस्त अच्छे मिलते हैं, आपको सलाहकार अच्छे मिलते हैं, तो आपके जीवन में क्या होता है? स्टेटस भी हाई होता है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये 7वां घर आपके एडवाइजर्स का भी है, आपके सलाहकार का भी है। तो आपके जितने अच्छे सलाहकार, उतना अच्छा आपको करियर में स्कोप मिलेगा, आपको आगे बढ़ाने वाले लोग अच्छे मिलेंगे। जितना ज्यादा आपके 7वें घर में मैलेफिक है। अब आप समझते जाइए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि 7वां घर बिजनेस, आपके लाइफ पार्टनर, आपके ताऊ, आपके जीवन में ये और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है। अभी तो मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रही हूँ। ठीक है। कि क्यों नहीं मिल रहा, कि पार्टनर अच्छा नहीं मिला, सलाहकार अच्छे नहीं मिले, तो आप डाउनफॉल झेलोगे। गलत लोगों की सोसाइटी है, गलत लोगों की संगति है आपकी। संगति क्या है? ये संगति के हाउस है। ये जो हमारे हाउस है ना, ये तीनों हाउसेस जो होते हैं, ये हमारी संगति के हाउस है। 3 7 11 का जो ट्राइन है, ये हमारे क्या है? ये संगत है हमारी, जो बहन भाइयों से बनती है, पड़ोस से बनती है, आपके फ्रेंड सर्कल से बनती है, अननोन लोगों से बनती है। तो आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आपका 7वां घर, यानी कि आपकी संगत कैसी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि करियर के बाद आप अपनी सेविंग्स कितनी कर पाओगे। अगर हम 10th हाउस को आपका करियर का हाउस ले लेते हैं, तो उससे नेक्स्ट, मैंने क्या बोला, किसी भी भाव से नेक्स्ट हाउस क्या दिखाता है? अर्निंग को दिखाता है, सेविंग को दिखाता है। तो 10th हाउस की सारी अर्निंग्स को कौन दिखा रहा है? 11th हाउस। 11th हाउस मेलेफिक है। आप जितना मर्जी कमा लो, आपके पास चीजें नहीं आएंगी, नहीं रुकेंगी, वो निकल जाएंगी। एक और चीज है कि ये जो 3 7 11 का जो ट्राइन होता है, या जी ये जो राशियां होती है, ये क्या होती है? ये वायु तत्व की राशियां हैं। ये आपकी जीवन में हवा की तरह चीजों को लाते हैं, हवा की तरह ही उड़ा के ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए ये वाले ट्राइन को वायु तत्व के साथ जोड़ा गया कि बाहरी लोग आएंगे हवा की तरह, और आपको हवा की तरह शायद बर्बाद करके निकल जाएं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने देखा जैसे कि करियर एस्ट्रोलॉजी का जिन्होंने कोर्स किया है उन लोगों ने तो समझ लिया बहुत अच्छे से कि हमारी जीवन में जो हमारी इच्छा पूर्ति होती है वो दरअसल कहाँ से होती है। इच्छा पूर्ति कहाँ से होती है? इच्छा पूर्ति जो है हर भाव की अलग अलग जगह से होगी। हर भाव की अलग अलग जगह से होगी, अलग अलग हाउस से होगी। आप अगर अपनी इच्छा पूर्ति की बात कर रहे हो, सेल्फ की, ये जो सेल्फ हाउस है, ये किस चीज को बताता है? आपकी हेल्थ को दिखाता है सबसे पहले, फिजिक को दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। ठीक है। ये वाली चीजों को दिखाता है। आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 11th हाउस है।
कि मैं अपनी सेहत अच्छी रख पाऊंगा इस जीवन में कि नहीं रख पाऊंगा, मैं चीजों का भोग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर यहाँ पे आप 10th हाउस में कमाते हो तो 11th हाउस में अर्निंग कर रहे हो, लेकिन ये अर्निंग आपके काम आएगी कि नहीं आएगी, ये लगन से, लगन में बैठे हुए प्लैनेट या 11th का कनेक्शन जो है ये बताएगा कि आप इसको एंजॉय कर पाओगे या लोगों के लिए रह जाएगी वो, या लोगों के लिए रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये घर जो है लोगों के साथ जुड़ा है। 3 7 11 लोग हैं यहाँ पे, अननोन लोग हैं, कुछ अपने आपकी आपकी इस दुनिया में आने के बाद जो लोग आपको मिले हैं, वो वाले लोग जो बाहरी दुनिया से मिलते हैं, जिनके साथ ब्लड रिलेशन शायद आपका नहीं होता, ये वो लोग होते, ब्लड रिलेशन नहीं होता इनके साथ आप, ये वो अननोन लोग होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि हर भाव का, जब आप 11th हाउस देखना चाहते हो, हर भाव का 11th हाउस, यानी कि हर भाव की इच्छा पूर्ति कहां से होगी, तो आपकी फिजिक की इच्छा पूर्ति कहां से हो रही है, ओवरऑल आपकी इच्छा पूर्ति कहां से हो रही है, 11th हाउस की। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैंने बताई है कि हर भाव अकेला फल नहीं देगा, उसके नेक्स्ट स्टेप पे भी जाना पड़ेगा, तब आपकी कहानी में समझ आएगा। अब आपको 11वां घर देख के खुश नहीं होना चाहिए, अब आपको 11वें से 11वें में भी जाना पड़ेगा। मैं अगर अभी बबीता जी से या आप में से किसी से कोई चीज की डिमांड करती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, आप दे दो, तो आप मुझे तभी दोगे ना अगर आपके पास होगा। कहाँ से दोगे? ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का क्या मतलब है कि जो रूट पे काम कर रही हैं चीजें, उन पे नहीं देखते हम लोग, हम उसी भाव में घुसे हुए हैं पूरी जिंदगी। 11th हाउस इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, लेकिन उसके पीछे काम तो कोई और कर रहा है। तो हमारे पास अगर आप काउंट करोगे तो 11th हाउस से 11th आपका 9th हाउस पड़ता है। क्या मतलब हो गया? व्हाट इज 9th हाउस? फिर से हायर नॉलेज हो गई, फिर से फादर हो गया, फिर से हमारी लीनियज हो गई, फिर से हमारा धर्म हो गया, फिर से हमारा जो है वो हमारी ड्यूटीज हो गई। यानी कि आपके पास जितनी अच्छी नॉलेज, जितनी अच्छी लीनियज, जितना अच्छा आपको अपब्रिंगिंग फादर से मिली है, जितनी सपोर्टिव हाई प्रोफाइल फादर मिला है, आपकी इच्छाएं पूरी होना 1000% तय है। आज के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा अगर ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। चलो, आप में से चलते हैं। आप मुझे ये बताओ कि 5वां घर किसका होता है? आपकी फर्स्ट चाइल्ड का होता है। आप जानना चाहते हो मेरे बच्चे की जिंदगी में सारे सुख आराम आएंगे नहीं आएंगे, इसके जीवन की इच्छा पूर्ति जो है वो होगी कि नहीं होगी, ये जीवन में खुश रहेगा नहीं रहेगा, इसको जो चाहेगा वो मांगेगा, इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन बताएगा? 5th हाउस से 11th कौन पढ़ रहा है? थर्ड हाउस। थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका बच्चा जितना पराक्रम करेगा उतनी इच्छा पूर्ति कर लेगा। अब आपके बच्चे के अंदर पराक्रम ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है कुछ नया करने की, हो जाएगी उसकी इच्छा पूर्ति कभी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। अब आपको समझ में ये देखना है कि सारे फैमिली के चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही चार्ट में पूरे खानदान का चिट्ठा निकाल सकते हो। अगर किसी की स्पेसिफिक कुंडली देख भी रहे हो तो आप उसकी चीजों के पीछे नजर मारिए कि कहीं आपके बच्चे की जिंदगी में पीड़ा का कारण आप तो नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेक आपने ही लगा रखी है। आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हो, मुझे सिर्फ आप में से एक जना हैंड रेज करके बताइए कि आपके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं वो बिना फादर के हो जाएंगी? आपके फादर इस दुनिया में लाएंगे आपको, आपको कुछ देंगे, अगर पीछे बैकग्राउंड से नॉलेज में या किसी भी तरह के आशीर्वाद से ये तो मिल जाएगा आपको।
कर सकते हो अकेले? नहीं कर सकते ना। तो फिर आपके बच्चे के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता? आपके बच्चे के लिए जो फादर हाउस है वो कौन है? आपका लगन ही है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने बच्चों पे जुल्म ढाते होंगे। कैसे? लगन में राहु, केतु, शनि, या फिर कोई भी मेलेफिक सूर्य, या फिर सन, मार्स बैठा होगा, तबाही उठाते बच्चों के साथ, तबाही। कभी बच्चे के साथ नहीं बनेगी आपकी, कभी नहीं बनेगी। अगर पांचवा घर आपके बच्चे का है तो नौवां घर उस बच्चे के लिए पिता का कारक है। वो आपका आप हो वहां पे बैठे हुए। आपने हल मचा रखा। आपको अपने लगन पे काम करना चाहिए, ना कि सारी जिंदगी जो है वो बच्चों के पीछे पड़े रहो। जितने लोगों की अपने बच्चों से नहीं बनती, वो अपने लगन चार्ट में देख लो। लगन मैलेफिक है आपका, या तो वो नक्षत्र लेवल पे मैलेफिक है, या वो प्लानिटरी बेस पर मैलेफिक है। मैं रोज ही चीजें देखती रहती हूँ। मैं रोज ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग बिना रेमेडी के भी चीजें ठीक कर सकते हैं। पहले रूट कॉज तो पता लगे ना। रेमेडीज तो हजारों हैं, आप कोई भी कर लो। कोई भी रेमेडी करो काम आएगी आपके। लेकिन देखो, आपके पास मान लीजिए 50 तरह की टेबलेट्स पड़ी हैं कि ये टेबलेट इस एलर्जी पे काम करती है, ये इस पे काम करती है, ये बहुत नॉलेज है आपको, मान लिया। लेकिन अगर आपको इतना ही नहीं पता कि ये जो एलर्जी हो रही है, ये जो मेरे दर्द हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है, कौन सी ऐसी चीज हो, एक ही टेबलेट ऐसी हो कि वो सारी जाके उसको खत्म कर दे चीज को। आप 50 ट्राई करोगे, 2 4 एक दिन, 2 4 एक दिन, 2 4 एक दिन, डॉक्टर्स बदलोगे, बार 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 बार। ठीक है। इस करके आपको कोई भी जब भाव देखना है, हर भाव से उसी के बराबर का भाव जो है उसकी प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियर कट बताता है कि भाई यहां पे प्रॉब्लम है आपकी। आपकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती है, या आपके पार्टनर के साथ नहीं बनती है। ये जो आप, चलो ये पहले बच्चे की चीज चीज क्लियर कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट चाइल्ड है। ये 7th हाउस आपका दूसरा चाइल्ड है। ये जो आपका 9th हाउस है, ये आपका तीसरा चाइल्ड है। तीनों बच्चे कहीं ना कहीं किसके साथ अटैच हो रहे हैं? आपके लगन के साथ अटैच हो रहे हैं। लगन से ही हो रहे हैं ना। ठीक है। आपके इन तीनों हाउसेस में जो भी चीजें घट रही हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं आप ही हो। लगन। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में से देख लो, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में किनका अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा सेटअप है, किनका अपने बच्चों से कभी नहीं बनती है, किन की लाइफ में बच्चे छोड़ के चले गए, किन की लाइफ में बच्चे जो है अभी तक उनके साथ जड़ के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ये कहाँ से निकलता है? इसी तरीके से निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आप देखोगे, ये जो आपकी 12 भाव की जो कुंडली आपको दिख रही है ना, एक एक भाव को आप जब इसको रेक्टिफाई करने के लिए निकलोगे ना, तो आपको हजारों प्रिडिक्शंस उसी में से निकलेंगी। अगर आप चाहते हो कि आप शॉर्टकट, स्नैपशॉट पे आप किसी की रेमेडी कर दो और काम हो जाए, ठीक है, स्नैपशॉट काम हो जाए, बस एक बार देखें और बस उसका काम हो जाए, उसके लिए ना आपको ये महारत होनी चाहिए आपके अंदर। बिना इस महारत के आप आगे नहीं, आप नहीं तो फिर ट्रायल ही करते रहोगे। 11th हाउस की रेमेडी करा लो, 8th की करा दो, चौथे की करा लो, पांचवें की करा दो। नहीं हो सकता है कभी भी जिंदगी में ऐसा। ऐसा कुछ शॉर्टकट रूल है ही नहीं। हर चीज के पीछे ऋषि मुनियों ने एक कारण बताया। यहीं पे लगा लेते हैं। ये आपका फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस की कहानी बताती हूँ। फर्स्ट से सेकंड हाउस जो है वो आपकी सेविंग दिखाता है। आपकी सेविंग, योर सेविंग। ये कौन दिखा रहा है? ये आपकी फैमिली की सेविंग है। ये जो आपका कुटुंब है, ये उसकी सेविंग है। आगे
आपके बहन भाइयों की सेविंग, चौथा घर। माँ की सेविंग, पांचवा घर। बच्चों की सेविंग, छठा घर। ठीक है। आपकी जॉब, छठा घर। उसकी सेविंग, सातवां घर। सातवें घर की सेविंग, आठवां घर। इसीलिए इसको अष्टम में इसको शमशान बोला जाता है, कि यहाँ पे आके चीजें क्या हो जाती है, जीरो। जीरो नहीं होती है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का पैसा कहाँ लगाते हैं? जुए में, सट्टे में, लॉटरी में। क्या हो जाता है? दशाएं चल पड़ी तो क्या होगा? कई गुना, कई गुना मिल जाएगा। आठवें घर की सेविंग कौन है, यानी कि आपके ससुराल की वेल्थ कौन बता रहा है? नौवां घर। आपके फादर की सेविंग, दसवां घर। ठीक है। फादर की जो फैमिली है उसकी सेविंग, 11वां घर। आपके बड़ा भाई बहन जो है, आपके फ्रेंड सर्कल जो है, उनकी सेविंग कौन दिखाएगा? 12वां घर। आप लोग जितने भी लोग देखते हो, जितने भी डिवोर्स होते हैं, जितने भी सेपरेशन होती हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं हमारे जीवन में, उसके पीछे वजह क्या होती है? वजह क्या होती है आप लोगों को पता है? क्यों हम इतना डाउनफॉल जिंदगी में झेलते हैं? अगर मैं ये आपको ले लेती हूँ सेल्फ के लिए, तो मैंने आपको बोला कि सेल्फ का सबसे डिजास्टर जो हाउस माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? एट्थ हाउस। किसके लिए? आपकी हेल्थ के लिए। किसके लिए मान रहा है? आपकी हेल्थ के लिए। आपकी जीवन में जो भी आपकी मदर है, चौथा घर। तो फर्स्ट से आठवां कौन पड़ा है? फर्स्ट से आठवां आपका एट्थ हाउस है। सेकंड हाउस से आठवां कौन पड़ रहा है? आपकी फैमिली की मुसीबत, फैमिली की डैमेज कौन है? ये नाइन्थ हाउस है। थर्ड से आठवां कौन पड़ता है? थर्ड से आठवां, टेंथ हाउस। यानी कि जब दशाएं चलेंगी तो जॉब आपकी नहीं छूटेगी। थर्ड हाउस की दशाएं, एट्थ हाउस की दशा, टेंथ हाउस की दशाएं चलेंगी, जॉब आपकी नहीं छूटेगी, आपके छोटे बहन भाइयों की छूट जाएगी। ये जो थर्ड हाउस है, ये आपके घर की दहलीज होती है। जब ये दशाएं चलेंगी आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। घर से बाहर निकलने का रास्ता है ये। घर से अंदर भी यहीं आते, बाहर भी यहीं जाते। ठीक है जी। आप देखिए, फोर्थ हाउस से अष्टम कौन सा पड़ता है? 11th हाउस। इसीलिए लाल किताब में यहाँ पे चंद्रमा को बोला गया है कि वो नष्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो गया भाई? क्योंकि वो अपने से आठवें घर का लॉर्ड बन गया। मतलब मदर खत्म हो गई, उसका रोल ही खत्म हो गया। या तो सौतेली होगी, या वो इस लायक नहीं होगी, या बहुत गरीब होगी, या बहुत बीमार होगी। समथिंग देयर इज वेरी बिग। तो आपकी मदर से नहीं बन रही है। आप चेक करिए कि ये जो चौथे घर के सुख है आपकी जिंदगी में, वो कहाँ से गायब हुए हैं। इसको किसने खत्म किया है? इसको किसने खत्म किया है? इस 11th हाउस ने किया। आप इसको लॉजिक को समझिए कि आपकी जीवन में जो सुख आराम, जो पैसा कमाने के लिए क्या करते हो? मर जाते हो। ये अष्टम का घर मार देता है आपको। मर मर के पैसा कमाना, आपने बहुत लोगों को सुना है ना, कि मर मर के पैसा कमाया, मर मर के इतनी इतनी जान ले ली। ये कौन है? अपने घर के सुख आराम के लिए, परिवार के सुख आराम के लिए आप 11th हाउस में अर्निंग कर रहे हो, साथ के साथ वो आपके सुखों से अष्टम। तो जिनके भी ये कनेक्शन बनेगा ना, चौथे का और 11th का आपस में लॉर्ड्स का, काल पुरुष के हिसाब से भी बन जाए, यहाँ पे मून चला जाए 11th में, आप कभी जीवन में कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते। हमेशा जो कुंडली काम करती है वो काल पुरुष कुंडली काम करती है। काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कुंडली यही है, ब्लैंक चार्ट, ये काल पुरुष है।
इसके ऊपर आप नंबर लिख दोगे अपने अपने राशि चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका लगन चार्ट बन जाएगा। तो आपको समझना किसको है? काल पुरुष को समझना है। ऊपर बैठे प्लैनेट तो एक सेकंड में बता देंगे आपको कि अब ये एक दूसरे से अष्टम में बैठ गए। यहां पे समझ लीजिए कि जुपिटर बैठे हैं उच्च के, यहां पे चंद्रमा बैठे हैं। अब ये दोनों किस एक्सिस पे बैठ गए हैं? 6-8 की पोजीशन पे बैठ गए। तो जुपिटर नष्ट करने जा रहा है किसको? चंद्रमा को। जितने भी प्लैनेट आपकी कुंडली में 6-8 की पोजीशन पर बैठे हैं, वो सभी एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डेड। वहां से जब दशाएं चलेंगी आपकी उन हाउसेस की, उन प्लैनेट्स की, आपको दिक्कत आनी ही आनी है। कुछ नहीं हो सकता वहां। राइट? ये चीज। दूसरा, आप लोगों में से कई लोगों के मुझे ये क्वेश्चन होता है कि हम जब पास्ट की बात करते हैं, पितरों की बात करते हैं, हम लोग पितृदोष की बात करते हैं। पितृदोष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 5th हाउस होता है। आपको जो औलाद मिलती है वो पितरों के आशीर्वाद से मिलती है। ये 5वां घर पितरों के आशीर्वाद से मिलती है। आपके इष्ट देव जो है वो यहां से देखे जाते हैं, 9वां घर। अगर आपका 5वां घर मेलेफिक है, पितरों का आशीर्वाद नहीं है आपके साथ, मेल चाइल्ड नहीं होगा, आप लास्ट जनरेशन होंगे, इसके बाद बेटियां होंगी। जितना ज्यादा ये 5th हाउस आपका अच्छा होगा, आप उतना ज्यादा समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जितना आपका 5वें घर का लॉर्ड अच्छे घरों में बैठेगा जाके, उतना ज्यादा आप फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने लिए एक नई जगह क्रिएट करके जाएंगे। इसीलिए आप ये समझिए कि इसको जुपिटर के साथ जोड़ा जाता है कि कारक है जुपिटर, बच्चों का कारक है जुपिटर। जिनके भी जुपिटर जो है खराब हो जाते हैं, बच्चा होना इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने यहां तक देखा है कि मंगल राहु जैसा कॉम्बिनेशन, मंगल केतु जैसा कॉम्बिनेशन, सैटर्न राहु जैसा, शनि जैसा प्लैनेट जब यहाँ पे 5वें घर में मैलेफिक होता है, और ये लोग जैसे ही अपने बच्चे के लिए प्लान करते हैं, इनकी जिंदगी तहस नहस हो जाती। कारण क्या है? पितृ दुखी है आपके, पितृ नाराज हैं भाई। वो बच्चा आपको बहुत कष्ट देने वाला, जमीन ले लेगा, जायदाद ले लेगा, आपकी हेल्थ ले लेगा, आपकी वेल्थ ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। जितने लोग भी कहते हैं ना, किया कराया जादू टोना, ये हमारे घर में, वो हमारे घर में, ये है उसका सारा। इसीलिए इसको पूर्व पितरों के साथ और आपके फ्यूचर का जो बर्थ है उसके साथ भी जोड़ा जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप हम मुझे लोग कहते हैं कि फ्री का दो, फ्री का दो, फ्री का दो, आप बहुत पैसे लेते हो। मैंने इसीलिए ये छोटी छोटी वर्कशॉप शुरू करी। इसके लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ रहा है। पहले फ्री वेबिनार दो, फिर उसके बाद छोटा एक कोर्स लॉन्च करो उस चीज के लिए। कोई बात नहीं। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि किसी तरीके से भी अगर किसी की कोई समस्या, अगर मैं अपनी कंसल्टेशन के चार्जेस के बदले में आपको 2-3 कोर्स सिखा पाई, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपकी लाइफ के, हो सकता है आप किसी और की लाइफ के बहुत सारे फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर कर दो, ये भी मेरे लिए काफी है। ठीक है? क्योंकि जब मैंने देखा है 5वां घर खराब होता है तो आपके पास गुरु कृपा नहीं होती। क्या नहीं होता? गुरु कृपा नहीं होती। ये घर ही आपको गुरु कृपा दिलाता है। ये घर आपको गुरु कृपा दिलाता है। समझ आई आपको? चलिए,
आई होप सो काफी सीरियस हो गया मैटर। आप में से मैं दो तीन क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे, मैं आपको नवतारा साइकिल का कुछ समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, और उस पे भी हम लोग काम करेंगे। और आप लोगों को बता दूं, ये जो बेसिकली जो वेबिनार है, इसमें जो मैंने जो इसमें 3 दिन का कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, वो सिर्फ नवतारा का डिजाइन किया है। नवतारा साइकिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वैदिक का, जो हालांकि ये फ्री क्लास पड़ी हुई है हमारे लाइव सेक्शन में, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप दोबारा से पर्सनल सिखाओ, क्योंकि नवतारा साइकिल जो है सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। बिना कैलकुलेशन के काम करता है। इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं देखनी है चार्ट की, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक साइकिल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी दशाओं को अलाइन करना है, दैट्स ओके। आपको नवतारा के अकॉर्डिंग ही रेमेडीज करनी है, और ये रेमेडीज बहुत बहुत जो है इफेक्टिव होती है। इसीलिए जब मैं किसी का चार्ट देखती हूँ तो सबसे पहले नवतारा पे से ही उसको बंदे को देने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले निकले। ये जो नवतारा साइकिल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, आपके जो लाइफ के पिछले जन्मों के जो साइकिल है, पिछले जन्म का जो साइकिल है, वो साइकिल जो है कहीं कहीं फंस के आया है, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स के साथ रहा है। उन सभी का हिसाब किताब आपको इस जन्म में फिर चुकाना पड़ता है। तो फिर कब कब किस चीज को चुकाना पड़ेगा, ये आपको ये साइकिल बताता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे, मैं उसकी डिटेल ग्रुप में दे दूंगी, आप देख लेना। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज करिए, ओपन मत करिए सभी। ठीक है, हैंड रेज करिए, मैं खोलती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करिए। मैं अनम्यूट करती हूँ ताकि 2 मिनट सांस ले लूँ मैं भी जरा। जी रजनीश जी बताइए। राजेश मेहरा, सॉरी। हाँ जी राजेश सर बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके लाइव में थैंक यू जी। वेबिनार। थैंक यू अच्छा। थैंक या मैम, जैसे आपने समझाया मैम, कैरियर में मेरा थर्ड हाउस में मून, वीनस और मरकुरी है, यू। हम्म। और मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया है हम्म। बिजनेस 2013 के में। लिए बिजनेस कोलैप्स होता है, वो तो या तो छठे घर से होता है या फिर वो दूसरे घर से होता है। थर्ड हाउस से बिजनेस कोलैप्स नहीं होता कभी भी। ओके। हम्म। मैं छठे घर में तो कुछ नहीं है, मेरे सेकंड हाउस में सन है मेरा मैम। तो दशा वो में है, दशा में एक्टिवेशन में है, गोचर में। नहीं, उस टाइम पे नहीं था, 2013 में मेरा हुआ था मैम। तभी तभी मेरा गोचर अलग था। तो मतलब उसको कहाँ से देखा जाएगा, ऐसा क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? वो साइकिल ही बताएगा ना आपको, मैं साइकिल बताऊंगी आपको जब बनाना, तो आप उसमें ठीक। समझ पाएंगे कि कब कौन सी दशा एक्टिवेशन में हुई है। हम्म। देन आपको उस समय वो परेशानी हुई, तो बिजनेस कोलैप्स हुआ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपका सेकंड हाउस होता है और छठा घर हम्म। होता है। ठीक है। ओके। जो थर्ड ओके। हाउस होता है, ये आपको बिजनेस कोलैप्स नहीं कराता, प्रॉब्लम्स देता है, हर्डल्स देता है, बहुत सारी ओके। हर्डल्स देगा, लोन्स देगा। ठीक है। हम्म। बहुत सारे हम्म। आपको जो है प्रॉब्लम्स में डाल देगा, डॉक्यूमेंटेशन फंसा देगा आपको, बहुत सारी चीजों में फंसा देगा। ठीक है। तो लेकिन आपके जब बिजनेस बंद होते हैं तो वो आपके सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस से होते हैं, और किसी तो से नहीं। मतलब फिफ्थ हाउस में, जैसे आपने अभी समझाया वेबिनार में, हम्म। राहु है मेरा, तो पितृ डेफिनेटली। दोष का। बिल्कुल 100%। तो अब आप रूट कॉज तो अब समझी ना आपने। सही बात है। आप कह रहे हो कि उस समय ऐसा कोई गोचर नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आप देखोगे उस समय पांचवां घर एक्टिवेशन में आया होगा आपका। उस समय 2013 में आपका पांचवें घर का लॉर्ड, पांचवें घर के प्लैनेट, या वहां पे राहु के ऊपर किसी प्लैनेट का गोचर रहा होगा। दशाओं में भी एक्टिवेशन होगी नक्षत्र के बेस पर। जब आपके बच्चे होते हैं तब भी ऐसी कोई सब एक्टिवेशंस होती है, जब आपकी शादी होती है तब भी ऐसे ही एक्टिवेशंस होती है, और जब बर्बादी होती है तब भी ऐसे ही होता है। कुछ भी अलग नहीं होता कभी।
अगर कोई घटना घटित हुई है जीवन में, मैं यही समझाना चाह रही हूँ आपको कि हम्म। वो घटना हुई क्यों है, सबसे बड़ा कारण कहाँ पे पकड़ा आपने, वो चीज आपको पकड़नी पड़ेगी। कि भाग्य का घर जो है वो आपका 9वां घर है, तो फिर भाग्य का भाग्य 5वां घर होगा। हम्म। तो अगर आपका भाग्य नहीं चमका या आपका भाग्य किसी पर्टिकुलर दशा में कोलैप्स हो गया, तो 5वां घर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर जब तक इनकी दशाओं में एक्टिवेशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता है, भूल जाइए। ठीक है। थैंक यू तो मैम। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, इंदर सिंह जी बताइए। हाँ जी, मैं जी ये पूछना चाहता था कि जैसे हमारा आपने कहा कि अकेला ग्रह हम्म। वो कुछ भी नहीं करता, हम्म। राइट। अब हम्म। जैसे मेरे सेकंड हाउस में तो चंद्रमा है, हाँ जी। और थर्ड हाउस खाली है, फिफ्थ हाउस भी खाली है। तो फिर उनको मैं कैसे देखूं, अपने बच्चों को कैसे देखूं, अपनी सेविंग्स कैसे देखूं? तो इतना सब कुछ तो लेक्चर दे दिया इंदर जी, आपको सब कुछ थोड़ी ना देखना है, आपको पर्टिकुलर किसी एक का देखना है ना। ये तो आपको मैंने एक हर पर्पस से दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको अपने बच्चे की देखनी है, ए, ठीक है, तो बच्चे का जो हाउस है वो बच्चा हम्म, कौन सा है, दूसरा हम्म, घर, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, वो उसके अकॉर्डिंग काउंट होगा ना, वो उसके अकाउंट, राइट। जैसे जैसे मान लीजिए हम्म, कि आप अपने दूसरे बच्चे के लिए देखना चाहते हो, ठीक है, कि मेरे दूसरे बच्चे के जीवन में कब परेशानियां आएंगी, राइट। ठीक है। ठीक तो है, इसका मतलब ठीक दूसरे है, बच्चे के लिए हम 7वां घर देखेंगे। परेशानियों का बिल्कुल घर राइट, कौन हाँ सा जी। है, किसी भी घर से 8वां घर, हम्म, तो कौन सा आ गया, हाँ जी, ठीक है। दूसरा घर आ गया आपका, चंद्रमा बैठा है। तो दूसरा मतलब हाँ जी, हाँ आपके जी। बच्चे को कहाँ से परेशानी आ रही है, चंद्रमा से, माँ से परेशानी, मून से आ रही है, हाँ जी। ठीक है, माँ से परेशानी आ रही है। राइट। आप हाँ देखना जी। चाहते हो मेरा बच्चा हॉस्पिटल कब जाएगा या फॉरेन कब जाएगा, तो जब छठे घर की दशाएं चलेंगी हाँ, आपके चार्ट में वो बाहर जाएगा, वो हॉस्पिटल जा सकता है, वो बड़ा लॉस कर सकता है, बिकॉज 7वां घर आपका दूसरा बच्चा है, छठा घर उससे 12वां है। और जब जब ये होगा तब तक आपके बच्चे को परेशानियां होने वाली, सिंपल। तो आपके चार्ट में जब भी सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस एक्टिवेशन में होगा, आपके दूसरे बच्चे को परेशानी आ जाएंगी, सिंपल। तीसरे बच्चे का देखना सेम ऐसे ही देखना है आपको। ओके, ठीक है। हाँ, बस ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरी जो दशाएं है मेरी उम्र के हिसाब से, सर अपने पर्सनल पे मत जाइए, अब मेरी इससे की भी पर्सनल पे मत जाइए, पर्सनल दशाएं पे मत जाइए, नहीं आनी है अब। पर्सनल पे मत अभी जाइए। मेरी राहु देखिए आप लोग ना पर्सनल पे चले जाते हो ना, वो चीजें गलत हो जाती है, प्लीज पर्सनल पे मत जाइए, ये तो फिर मैं कहानी में फंस जाऊंगी फिर मैं आपके। हाँ जी चारू बताइए। पर्सनल पे मत जाइए, अगर पर्सनल लेनी है कंसल्टेशन लो, उसमें आप आराम से तसल्ली से 1 घंटा मेरे से डिस्कस करो, मैं फ्री होती हूँ फिर। हाँ जी चारू बताइए। मैम, जो जैसे आपने 6 8 बताया, 4,000 11,000, मैम उसमें जो प्लैनेट 4,000 में, फॉर एग्जांपल इधर राहु है 4th में, और 11th में सैटर्न एंड वीनस है। यस। तो मैम अब जो असर आएगा, मतलब जो बेनिफिक बिहेव करेगा, वो सैटर्न 11th वाला करेगा या 4th वाला करेगा, मतलब फोर्थ 6 वाला, फोर्थ वाला ज्यादा करेगा, 4th से 8th है ना। अच्छा, 4th से वो 8th है तो 4th वाला करेगा। यस, जिस जिस हाउस से भी 8th पड़ रहा है वो हाउस वाला ही तो अटैक कर रहा है ना। तो जैसे मैम 4th में राहु है और जी। इधर सैटर्न और वीनस, तो वीनस कैन बी वाइफ और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप लगा लो, है ना, करियर लगा लो, वेल्थ लगा लो। अच्छा, और राहु उस पे असर करेगा। तो राहु कौन, मतलब रिलेशनशिप में तो इतना, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करते हैं, तो हम्म। मैम राहु के साथ रिलेशनशिप भी कोई कनेक्टेड होता है? बिल्कुल, देखो ना, आप बड़ी अच्छा क्वेश्चन किया आपने। राहु से 8th में वीनस और सैटर्न है, राइट। जी जी। तो वीनस क्या होता है, रिलेशनशिप, ठीक है। फोर्थ हाँ। हाउस क्या हो गया, मदर हो गया, मदर। ठीक है। और जितने हिडन चीजें आप रखते हो, हिडन चीजें वो कौन से रखते हो, वो भी 8वें घर से रखते हो। हाँ 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 मतलब तो right। ऐसे बंदे का कोई ना कोई क्या हो सकता है,
हिडन हिडन रिलेशनशिप हो सकता है भाई, हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, हाँ लेकिन हिडन। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ये हिडन रिलेशनशिप राहु है, राहु दादा परिवार को दिखाता है, परिवार में किसी ना किसी बड़े बुजुर्ग का रहा होगा। अच्छा, रहा होगा। और वो भी जब राहु की दशाएं आएंगी तब। वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ये सैटर्न राहु बहुत, सैटर्न और वीनस बड़ा, अगर ये पर्सन बाहर चला गया, मान लो बाहर चला गया और 6-8 की टक्कर पे है, जैसे ही ये बाहर जाएगा इसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जानी। ओके, अच्छा, मतलब जो सोर्स है वहां प्रॉब्लम आएगी। हाँ, जहां ठीक पे भी वो 8th हाउस पड़ रहा है, ठीक है, किसी भी ठीक है, हाउस। ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और एडिशन कर देती हूँ कि हर भाव से 8वां भाव जो होता है, हर भाव से 8वां भाव जो होता है वो हिडन चीजों को भी दिखाता है, हिडन चीजों को भी। तो जैसे कि मान लीजिए कि सन जो है उसके अष्टम में जाके कौन बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, सन के अष्टम में जाकर सैटर्न बैठ गया, राइट। ये अपने आप में बैड कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके साथ एक और ब्यूटीफुल चीज है कि सन को अगर हम फादर ले लेते हैं, सैटर्न को करियर ले लेते हैं, तो फादर का करियर ऐसा होगा जो कि डिस्क्लोज नहीं होगा। वो सब लोग उसके काम के बारे में जानते नहीं होंगे, कोई ना कोई अंडरग्राउंड अंडर टेबल काम करता है वो पर्सन। आप ऐसे भी पकड़ोगे इसको। जैसे मून के 8th में सैटर्न है, तो मतलब माँ का कोई ऐसा काम है जो किसी को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, छुपा हुआ है, हिडन है, या उसने कुछ कार्य ऐसे किया है, इसीलिए तो 8th को बहुत बुरा माना जाता है ना। अब देखो, छुपाना कहाँ पे हो, छुपाता कौन है वो पर्सन, ये बताइए मेरे को। छुपाता कब है पर्सन, जब उसने कुछ गलत किया हो, है ना, कुछ गलत किया हो। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट पकड़िए कि हर भाव से 8वां घर जो है वो कोई ऐसी हिडन एक्टिविटीज को दर्शाता है। वो रिलेशन को पकड़िए, ठीक है, वो प्लैनेट्स की चीजों को पकड़िए, देन आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इन्हीं के बेस पर लोगों को बताती हूँ कि भाई ये तुम्हारे फादर का बहुत मल्टीपल रिलेशन है, आप मानो चाहे ना मानो। बाद में पता चलता है 2 बच्चे भी हैं उनके। ये आपका चार्ट बहुत क्लियर कट बताता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज आपसे छुपाई जाती है या उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, वो तभी किया जाता है किसी को बताए बिना, जब आपने वहां पे कोई ऐसी चीज दबा रखी, जैसे कि हम बोलते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी है ना, लॉटरी है, सट्टा है, या फिर शेयर मार्केट के साथ। शेयर मार्केट अष्टम नहीं है, दिमाग से निकाल देना ये। शेयर मार्केट अष्टम के साथ नहीं जुड़ती है। अष्टम में लॉटरी होती है, दहेज होता है, आपकी किडनैपिंग होती है, रेप होते हैं, आपके जितने भी गलत कार्य होते हैं, दैट इज इट। आपके बुध के अष्टम के घर में केतु बैठा है, आपकी बहन के पैरों में या आपके घर में कोई ऐसी छोटी लेडी है या छोटी लड़की है जिसके पैरों में या बैकबोन में बड़ी तगड़ी दिक्कत होगी, उसको बोलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आप लोग चेक कर लो अपने अपने, जिनके भी आपके ये जो प्लैनेट 6-8 में बैठे हैं वहां बड़ी तगड़ी वाली प्रॉब्लम है, छोटी वाली नहीं है, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। इसीलिए लाल किताब में इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बताया गया है कि 6-8 की टक्कर पे जो प्लैनेट होंगे वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। बस खत्म करेंगे तो वो इसका मतलब शमशान का काम पूरा हो गया। अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो बंदा मार के ही खत्म किया जाए, तो छुपा के भी तो खत्म कर सकते हैं ना। कहते हैं ना, अब इसकी तो बात ही मत करो, तुम इसको तो बस ढके रहना। तो अंडर टेबल वाला जो काम है, दिस इज अष्टम, ठीक है। हर भाव से 9th हाउस उसका भाग्य बताता है, राइट। जैसे आपके 10th हाउस का भाग्य आपका 6th हाउस है, आपकी वाइफ का भाग्य आपका तीसरा घर है, आपका पराक्रम, राइट। आपके बच्चे का भाग्य आप हो, ठीक है। आपके दूसरे बच्चे का भाग्य आपका तीसरा घर बनता है, आपके चौथे घर का भाग्य आपका 5वां घर बनता है।
सॉरी, तीसरे घर का, हाँ। ठीक है, ऐसे ही आप हर भाव से लेंगे, हर भाव से लेंगे। मदर का, आप किसी की मदर का करियर देखना चाहते हो तो चौथे से 10वां लेंगे, चौथे से 10वां लेंगे। तो आपका लगन, जो आप काम कर रहे हो ना, हो सकता है आपकी मदर भी वही काम करती थी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। आपकी नानी क्या करती थी, या आपकी वाइफ क्या करती है। जीवन में हमने 10वें घर को स्टेटस लिया, आपकी वाइफ का स्टेटस क्या होगा आपकी लाइफ में, आपका चौथा घर बताएगा। आप धड़ल्ले से बोलो, किसी के चौथे घर में मैलेफिक है, भाई तेरी औरत को या तेरे हस्बैंड को इज्जत नहीं मिलेगी, चौथा घर खराब है, तुम सुख भाव खराब, स्टेटस ही नहीं है। जिन लेडीज को स्टेटस नहीं मिलता, मेल के चार्ट में चौथा घर खराब। जिन मेल्स को जिन मेल्स को स्टेटस नहीं मिलता, कहां से देखोगे। तो आपका कौन हो गया, बताइए, आपका स्टेटस कौन है। 10वां घर है ना आपका स्टेटस। तो हम क्या करेंगे कि अगर वाइफ के विद रिस्पेक्ट देखना है किसी का, तो 7वें से 10वां गिनिए, कौन सा भाव हुआ। वो तो आपके पार्टनर का दिखाता है ना, लेकिन आपका स्टेटस जैसे 10वां घर दिखा रहा है, ऐसे ही आपके पार्टनर का आपका चौथा घर दिखा रहा है। दोनों आमने सामने हो गए ना, आपका स्टेटस 10वां, आपकी वाइफ का चौथा, आमने सामने है दोनों। इसी करके कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि चौथे घर में प्लैनेट नहीं है, पर 10वें घर में है, तो 10वें घर से तो एस्पेक्ट आ जाएगा मैलेफिक का चौथे में, फिर भी कहानी खराब है। जितनी लेडीज अपनी सास से परेशान है, हेल्प कर रखी है जिन्होंने अपनी जिंदगी, अब बहुत सारी ऐसी जो आपकी, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही पार्टी खराब होती है या एक ही रिश्ता खराब होता है, ऐसा नहीं है। आपकी मदर के जीवन में अगर आप अपनी मदर का स्टेटस देखना चाहते हो, तो आप अपने लगन को देखिए, चौथे से 10वां आपका लगन है, आपकी मदर का स्टेटस आप बनाओगे। आप अच्छा काम करोगे तो उनके स्टेटस बन जाएगा। आपके फादर का स्टेटस कौन दिखा रहा है, वो कैसे इंसान है समाज में, कौन सा घर होगा। 9वां। 9वें से 10वां ना, फादर का स्टेटस कहां से देखेंगे। 6th हाउस मैम। यस, 6th। और वहां कोई प्लेनेट नहीं हो तो 6 में। मैम इतनी हाई एंड प्रोडिक्शंस दी हैं मैंने आप लोगों को, हाई एंड प्रोडिक्शंस दी हैं मैंने। अभी भी आप ये बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर वहां पे प्लैनेट नहीं है, तो मेरे को यहीं पे बैठे हुए जवाब दे दीजिए, कोई कोई दूसरा बंदा, तो क्या होना चाहिए। मैं दूसरा पूछना चाह रही थी, जैसे चौथे और 9वें में, चौथे और 10वें में दोनों में प्लेनेट नहीं है, तो तो मैम फिर हम साइन लॉर्ड तो होगा उनका कि वो भी गया। दृष्टि तो है। साइन लॉर्ड से ही करेंगे ना फिर यस, प्रेडिक्शन। साइन लॉर्ड से करेंगे या एस्पेक्ट से भी कर सकते हो, एस्पेक्ट भी आ जाएगा ना। जब भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो आप साइन लॉर्ड को देखेंगे, उनकी पोजीशन देखेंगे ना, कहाँ गए। और दूसरा, या फिर उस घरों में किसी का एस्पेक्ट आ रहा है, बहुत बार ऐसा भी मिलेगा आपको कि प्लैनेट नहीं है लेकिन फिर भी खराब है हालात। तो फिर वो दो ही कंडीशन पे खराब हो सकता है, या तो एस्पेक्ट आ रहा है मेलेफिक का, या फिर कहीं ना कहीं वो आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे। अब म्यूट रखिए प्लीज सभी लोग अपने आप को। तो हम लोग सेकंड चैप्टर, अब जैसे जो चीज मैं आपको मेन, जिस पे हमने वेबिनार 3 दिन का करना है मेरे को, तो ये रहेगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, 3 दिन का 7 to 9 PM ही रहेगा। अब ये जो मैंने रमन जी, मैं अभी आपका क्वेश्चन लेती हूँ, 2 मिनट, जरा ये कॉन्सेप्ट भी समझा दूं, देन मैं आपका लेती हूँ। तो ये चीज हो गई। देखिए, नवतारा का मतलब है 9 तारे, यानी कि 9 स्टार्स, या तारा का मतलब होता है हमारे ऋषि मुनियों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, नक्षत्र। ठीक है, तो नव नक्षत्र साइकिल बोलेंगे इसको हम। आप अपने जीवन में जो भी ये क्रियाएं करते हो, 12 घरों की जो भी एक्टिविटीज करते हो, ये सारी एक्टिविटीज आपकी, ये आपका नव नक्षत्र का साइकिल बताता है। सबसे पहले आप जब पैदा होते हो, ठीक है,
अब ये जब आप पैदा होते हो ना, उस समय पर जो भी आपका नक्षत्र लॉर्ड बन के आता है, जो भी प्लैनेट आपका नक्षत्र लॉर्ड बन के आता है, वो प्लैनेट जो है वो सीधा सीधा जब आपकी डेथ हुई, ठीक है, उसके बाद आपको एक नया जन्म जो है वो मिल गया। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि जब हम कोई एक घर छोड़ के, या फिर हम एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में चले जाएं अगर, तो क्या हम अपनी कंट्री की यादें भूल जाते? कभी भूल पाते हम लोग? नहीं भूल पाते। चल, नो मैम। ये तो होश की बात रही कि हम नहीं भूल पाते। बट अगर हम अपने डीएनए की बात करें, जब हम जन्म लेते हैं तो उसमें भी जो मेमोरीज आती हैं, जो उसमें सारे के सारे हमारे प्रारब्ध लिखे आते हैं, जो हमारा इस पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का लिखा हुआ चीजें आती हैं, तो चाहे वो मेमोरीज हमें याद नहीं है कि हमारी डेथ कैसे हुई, हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां थी जब पिछले जन्म में थी। पूर्व जन्म को नहीं मानते, बहुत लोग कहते हैं हम नहीं मानते। मत मानिए, हमें किसी को मनाना भी नहीं है। जो लोग मानते हैं वो मानिए। अब ये अगर ऐसा नहीं है, अगर पूर्व जन्म के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो मुझे सिर्फ इस चीज का क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए कि एक बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, और जस्ट वो अभी माँ के गर्भ में गया है, प्री मेच्योर हो गया, उसके बाद वो 7 महीने के बाद 2 महीने वो इंक्यूबेटर में तरह तरह की वो ग्लूकोज कोई कुछ, उसको इतना कष्ट 2 महीने के लिए एक कैद करके एक डब्बे में रख दिया जाता है। उसको पूरा 2 महीने वहां पे रखते हैं। वो इतना कष्ट क्यों झेल रहा है? उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, राइट? अब साइंटिफिक जो लोग हैं ना, वो ये कहेंगे कि माँ के गर्भ में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी कि बच्चा प्री मेच्योर हो गया, माँ की ही गलती होगी, उसने ध्यान नहीं दिया, है ना, कोई फॉल्ट होगा हेल्थ में, सो कॉल्ड बहुत सारे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी ध्यान से सोचो कि हमारी एक एक हमारी जो थॉट प्रोसेस है, कई बार हमें नींद में सोए सोए, कई बार हमें अचानक से बैठे बैठे, एक बच्चा जब वो कहते हैं ना कि जब वो होता है तो वो कभी कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी अचानक से जोर जोर से रोने लग जाता है, कई बार जोर जोर से हटकोरे टाइप लेना शुरू कर देता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये ना पिछले जन्म की चीजें याद करके हंस रहा है या रो रहा है। ये आज की बात नहीं है, हजारों लाखों सालों से ये चीज होती आई है। अगर ऐसा नहीं तो हमारे बुजुर्ग ये बात नहीं करते। अगर हम अपने माता पिता, अपने दादा दादी पे इतना विश्वास करते हैं कि वो जो बता रहे हैं वो सही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपका जो फर्स्ट, जो आपको मून का नक्षत्र लॉर्ड मिला है, वो उसके पास कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो आपके पिछले जन्म के साथ जुड़ी। अब ये मेमोरीज को ही निकालना है हमने, और कुछ नहीं करना। इन मेमोरीज को ही निकालना है हमने। और ये वो मेमोरीज हैं। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारी वो खुशी है जो हम हमेशा पाना चाहते हैं। जैसे हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे को माँ के पास ही रहना है, एक लड़की की अगर एक ख्वाहिश होती है कि मेरे को मदर के पास ही रहना है, मुझे शादी करके दूसरे घर में नहीं जाना, वो अपने माँ के पास ही हमेशा खुश रहना चाहती है। ऐसा ही होता है। ये चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि आपके जीवन के सारे बंधन खोलने की हिम्मत रखते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि मन चंगा है तो कटौती में गंगा, कि मन खुश है तो सब कुछ खुश है। भाई, आप गरीब भी हो, झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हो, महल में रहते हो, आपका मन खुश तो सब कुछ खुश। अगर मन खुश नहीं है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उस दिन खाना भी नहीं खाते, आप उस दिन चुपचाप बैठ जाते हो, कहीं आइसोलेशन में चले जाते हो। ये आपको डिप्रेशन में डाल देता है। क्योंकि वो जो मेमोरीज होती है ना पास्ट की, वो हमें तंग करती हैं तब तक जब तक हम इस नक्षत्र लॉर्ड को अडॉप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में। ठीक है? इसको बहुत आसान है देखना। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड को, आप कोई भी एस्ट्रोसेज, किसी भी आप सॉफ्टवेयर में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। ये नक्षत्र लॉर्ड सबसे पहले जन्म का जो आपको मिला है, इसको जन्म नक्षत्र बोलते हैं या जन्म तारा बोलते हैं इसको। ये आपके जिस जिस भाव में बैठा है, ये आपके जिस जिस प्लैनेट के द्वारा देखा जा रहा है, ये जिस साइन में बैठा है, इसको वही चाहिए। सिंपल, इसको वही चाहिए। ये इसके अलावा और किसी चीज के लिए खुश नहीं।
इसका एग्जाम्पल आप लोगों को अपने अपने चार्ट में आप देख सकते हो। जिन लोगों को पता है वो मुझे बताइए, मैं एक दो लोगों को लेती हूँ। जिनको पता है वो बताइए प्लीज। आपको रमन पता है, अपनी नक्षत्र लॉर्ड का पता है? तो बताइए। मुझे पता है। हाँ जी मैम, अश्विनी नक्षत्र केतु। केतु, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र मैम, फर्स्ट वाला। फर्स्ट नक्षत्र है। तो हमारे जो 27 नक्षत्र है उनका सबसे पहला नक्षत्र, ठीक है, जो हमें क्या दिखाता है, स्टार्ट दिखाता है, किसी भी चीज का स्टार्ट दिखाता है। नक्षत्र अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो शायद नक्षत्र प्लस इनके चार पदा, अगर आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आता है। 108, ये 108 में ही हमारी कहानी है सबकी। सारा इस 108 में ही खेल है। आपके जीवन का ये नक्षत्र और इसका पद, ये दोनों ही आपकी क्लैरिटी करते हैं कि चाहिए क्या। और अगर किसी बच्चे को, किसी इंसान को ये दे दिया जाए कि तेरे को ये चाहिए, ये ले ले, उसके बाद वो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा? ये जो जन्म नक्षत्र है ये आपके अपने लिए है, फिजिक के लिए है, सेल्फ के लिए है, हेल्थ के लिए है, आपके लिए है, स्पेसिफिक सिर्फ आपके लिए। अब केतु आपके चार्ट में जिस साइन में बैठेंगे, केतु आपके चार्ट में जिस जो भी प्लैनेट केतु को देखेंगे, ये केतु आपको बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेकर दो। तो आप मुझे बताइए आपके केतु किस साइन में है? मैम मेरे 9th हाउस में है, और शुक्र की राशि 7th तुला राशि में है। शुक्र के साइन में है। तो हमारे पास केतु ने पहली डिमांड जो है वो किस चीज की करी है? रिलेशनशिप की करी है। किसमें सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है? रिश्तों में। हाँ जी, रिलेशनशिप में, हाँ जी, रिश्तों में, जी जी ठीक है। बिल्कुल। फिर दूसरा क्या होता है कि अगर इसको जो जो प्लैनेट और देख रहे हैं उन सब का भी इन्फ्लुएंस आ गया। जैसे शुक्र ने बोला कि भाई तूने मेरा 10 लाख रुपया देना है, ठीक है। उधर से गुरु भी आ रहा है, गुरु कह रहा है मेरा भी देना था तूने। फिर उधर से सूर्य आ रहा है, भाई मेरा भी 5-6 लाख रुपया देना है तूने। ये होता है एस्पेक्ट का। जैसे कि समझ लीजिए कि घी में, सॉरी, आग में घी डालने का काम करते हैं ये एस्पेक्ट। मेरा भी रहता है, मेरा भी रहता है, ये सारे मिलके क्या करेंगे, आपसे लेने के लिए आए हैं, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ जी मैम, सूर्य और चंद्र बुध तीनों देख रहे हैं, और चौथा राहु तो देखेगा राहु को देखेगा। तो छोड़ दो ना, तीनों। अब तो सिर्फ केतु को लेना है, राइट। अब आप खुद सोच लो अब यहां से कि आपकी पिछले जन्म की जितनी पीड़ाएं हैं वो ये सारे प्लैनेट आपको ला ला के भर भर के देंगे, और आपको पूरी जिंदगी नहीं समझ में आएगा कि ये मेरे को तंग क्यों कर रहे हैं भाई ये लोग। हाँ सिंपल। जी मैम, बिल्कुल। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि ये चीज हमें परेशान कर रही है तो उसका हम इलाज कैसे करें। देखो, जो हमारा जन्म तारा है उसका इलाज अलग तरीके से होता है, जो संपत्ति या संपत्ति का होता है उसका अलग तरीके से होता है, थर्ड का अलग तरीके से होता है। तो हमारा 9 तारों का पहला 27 आपके नक्षत्र होते हैं, तो पहला नक्षत्र साइकिल बनेगा 9 तारों का। जैसे आपका अश्विनी है तो 9वें नंबर तक का आपका पहला साइकिल बनेगा, फिर 10 से लेकर आपका 18 तक बनेगा, फिर 19 से लेकर 27 तक, ये आपके 3 साइकिल बनेंगे। 9 से ज्यादा नहीं बनाना, ठीक है। पहला आपको कॉलम कितने का बनेगा? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, देन आर्द्रा, ठीक है। तो ये 9 लिख के उसके बाद नेक्स्ट फिर से दोबारा शुरू कर दो अश्विनी से, फिर दोबारा से तीसरी रो अश्विनी मघा से, राइट। अब आप देखोगे कि आपकी कुंडली में जब जब आपके गोचर के या फिर आपकी दशाएं कहीं पे शुक्र की चल गई, बुध की चल गई, चंद्रमा की चली, या फिर आपके केतु की चली, तो ये सारे आपका क्या करेंगे? हेल्थ खराब करेंगे। ये सभी ग्रह आपको क्या देंगे? स्ट्रेस देंगे भर भर के, ताकि बीमारी लग जाए कोई। समझ आई? तो बीमारी का कारण समझ आ गया सबको कि जन्म तारा क्या देता है?
स्ट्रेस देता है, बीमारी देता है। क्यों देता है? उधार है वहां पे, उधार है पिछले जन्म का, देना पड़ेगा आपको। उसको कैसे चुकाया जाए? बहुत आसान है, चुका लेंगे हम जब कोर्स करेंगे तो आपको बताऊंगी मैं कैसे चुकाया जाए। तो जो लोग करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर देना। वैसे मैं ग्रुप में अभी सारा इसका डिटेल दे दूंगी। ठीक है, अभी आप सीख लो। तो आप लोगों में से और किसी ने देखा अपना जन्म तारा का? चारू जी, हाँ जी बताओ। मैम मेरा रोहिणी नक्षत्र है। हम्म। वो है 8th हाउस में बैठा है, सेकंड राशि में। ठीक है, शुक्र की राशि में। हाँ जी। ठीक है, तो अष्टम का घर क्या हो गया आपके लिए? ऑकल्ट। हाँ, तो आपके लिए ऑकल्ट तो बाद में आएगा। देखो, ऑकल्ट तो बाद में आएगा, पहले आप हेल्थ के लिए देखो कि ये जो मून की दशाएं हैं और शुक्र की दशाएं हैं, और इन पे एस्पेक्ट भी चेक कर लो कि आपके 8th हाउस पे एस्पेक्ट किसी के आ रहे हैं। ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको उस समय पर इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को हेल्थ इशू कब हो सकते हैं। तो आप सभी के पास एग्जाम्पल है, देख सकते हो। आप लोगों की जितनों की सर्जरियां हुई हैं, जितनों की बीमारी उस समय हुई है, इन्हीं दशाओं में हुई, और कोई नहीं हो सकते। मैम मेरी सर्जरी राइट? सात। हाँ। तो तो समझ आ गई मैम ना? सर्जरी मेरी हुई जो वो इन्हीं जो इनको एस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी दशाओं में हुई होगी। हाँ बिल्कुल, 100%। मैंने क्या बोला कि मून कह रहा था कि जो भी आपका ये मून का नक्षत्र लॉर्ड है, चंद्रमा जो बन के आए हैं, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि आपने मेरे से 10 लाख रुपए उधार लिया हो तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। मैं बैठ गया हूँ अष्टम में, तो अब आप देख लो क्या करना है, कैसे देना है। राइट? अब उधर से जो एस्पेक्ट कर रहे हैं वो भी याद करा रहे हैं कि हमने हमसे भी लिया हुआ है। कोई हम्म। इंसान आपको याद कैसे कराएगा? ऐसे ही कराएगा ना, एस्पेक्ट करके। तो जो जो प्लैनेट देख रहे हैं वो याद करा रहे हैं। तो ये जब जब नक्षत्र आपके, आप बैठ भी अष्टम में गए, सर्जरी के हाउस में, ठीक है, तो अब ये आपको इन दशाओं में पीड़ा तो देने वाला, मेंटली फिजिकली पीड़ा दे देगा बस। ठीक है, ये जन्म तारा का हमारा हो गया। और किसी को शेयर करना है? हाँ जी। मैम उसके साथ जो बैठा है वही भी वो भी पीड़ा देंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं। मैम मैम मेरा धनिष्ठा हस्त नक्षत्र है। वो तो हस्त रिश्तेदारी में बैठ नक्षत्र। गए ना, वो तो रिश्तेदारी में बैठ गए ना। ओके। जब दो प्लैनेट इकट्ठे बैठ जाएंगे तो रिश्तेदार हो गए, वो तो पक्का ही हो गया। ओके। ठीक है। मैम मेरा धनिष्ठा नक्षत्र है। हाँ, तो मंगल का है ना, वो तो मंगल को हाँ, देखेंगे अपने चार्ट में। मंगल अष्टम में बैठा है। यस। ठीक है, तो उस इनकी इनकी दशाओं में आप लोग प्रॉब्लम अपनी फेस करोगे, जो भी होगी। प्रदीप जी बताइए, फिर चलते हैं अगले। चलिए ठीक है, अभी किसी का नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट आप देखोगे। मैम हाँ जी, प्रदीप जी बताइए। मैडम स्वाति नक्षत्र। मैंने आपको बता दिया है, मेरे को मत बताइए कौन सा नक्षत्र है। आपको सिर्फ अपने चार्ट में उसकी प्लेसमेंट बतानी है। वो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, इसीलिए आप उसके अकॉर्डिंग चेक करिए। मैडम प्लीज म्यूट रखिए। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास पैसे का बड़ा पंगा रहता है। यहाँ पे भी कई लोग हैं जो पैसे के लिए बैठे हैं यहाँ पे, कि पैसा कैसे आए, कहाँ से आए। ठीक है, ज्यादातर हम औरतों की तो यही कहानी है कि पैसा कहाँ से आए। सारी उम्र वो बेचारे पतियों से मांग मांग के पतियों को भी दुखी किया हुआ है, और खुद भी बेचारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो दाव पे लगा के फिर भी मांग ही लेते हैं हम लोग कि चलो दे दो भाई कुछ। ठीक है, लेकिन आप कभी ये समझिए कि पुराने समय में तो ऐसा नहीं था कि काम करती थी लेडीज या कुछ था, तो निर्भर थी उस समय पर, है ना। तो पुरुष प्रधान समाज था। बट ऐसा कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया कि जो फीमेल्स होती हैं वो काम नहीं कर सकती, या उनको किसी भी चीज से मना किया गया है। असल में फीमेल्स को बहुत प्रोटेक्शन में रखा जाता था, बिकॉज वो बहुत बहुत कहते हैं कि उनकी जो, वो कहते हैं ना कि उसको बहुत कदर उसकी की जाती थी। जब ये अच्छा समय था, सतयुग द्वार, जब भी द्वापर, सब ये जैसे जैसे टाइम बदले तो हर चीज को अपनी फैसिलिटी के हिसाब से चेंज किया गया।
शुक्र असल में अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो शुक्र जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, उसका स्टोन जो होता है वो डायमंड होता है, सबसे महंगा स्टोन होता है। ठीक है, तभी कहते हैं कि फीमेल्स को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, हर चीज के लिए जो है वो फेवरेबल माना जाता है, कि वो हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में भी आधी फीमेल है और आधा मेल है, आप लोग जानते हो, है ना। जब आप पैसे की बात करते हो तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बहुत लोग हैं आप में से जिनके पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। आप किस तरह की वेल्थ या फैमिली चाहते हो, ये जो आपका दूसरा तारा जिसको पैसे के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, ये खाली पैसे का नहीं है, ये आपकी फैमिली का भी है, आपकी फैमिली का भी है, आपके एसेट्स का भी है। इसको सिर्फ पैसे के साथ जोड़ना भी गलत है, क्योंकि दूसरा जो नक्षत्र होता है आपका, जैसे कि अभी आपका रोहिणी था, तो रोहिणी के बाद मृगशिरा आपका दूसरा नक्षत्र हो गया आपके लिए, ठीक है। तो मंगल के नक्षत्र क्या बता रहे हैं कि मंगल जो है वो आपको पैसा दे सकता है, सारी उम्र देता रहेगा, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा दे ज्यादा दे। भगवान ने आपके चार्ट में मंगल देव को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको वो पैसा देंगे। वो मंगल आपके पति के कारक भी है, भाई के कारक भी है, और ये मंगल जिस जिसके साथ बैठा है, मान लीजिए मंगल सूर्य के साथ बैठ गया तो पिता भी रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है। सूर्य है आपका, सूर्य के साथ बैठ गया तो ये पिता भी है तो पुत्र भी है, ठीक है। आप देखो कि ये जो आपका नक्षत्र लॉर्ड है, ये अगर बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ है तो बहुत सारा पैसा मिलने के चांसेस, दिस इज गुड, ठीक है। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि किसी किसी का ना होना अच्छा है, बट नहीं, अगर आपके वेल्थ के नक्षत्र लॉर्ड को कोई प्लैनेट बहुत सारे देख रहे हैं तो चांसेस है कि पैसे की कमी तो नहीं हो सकती आपको लाइफ में, कोई ना कोई दशा चलती रहेगी, आपके पास पैसा आता रहेगा, सिंपल। किसी में कम आएगा, किसी में ज्यादा आएगा। मैं इनको सबसे लकी लोग समझूंगी कि अगर इनके नक्षत्र लॉर्ड को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल ही है, फिर आप थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम समझ सकते हो कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए चीजों के लाभ जो है वो उतने हाई लेवल पे शायद ना मिले, मेहनत से कमाओगे तो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नक्षत्र लॉर्ड का प्लैनेट 8वें घर में ही बैठ गया जाके, ठीक है। 8वां घर जो है वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो अब आप चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, इसको गड़ा हुआ धन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गड़ा हुआ धन बोलते हैं। तो ये आपके आपको अपनी दशाओं में ये गड़ा हुआ धन वहां से ला कर दे। जितना ज्यादा मेलेफिक्स, जितना ज्यादा नीच का हो गया, जितना ज्यादा आपका जो है वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, तो ये मत सोचिए कि पैसा नहीं मिलेगा। पैसा सीधे रास्ते से नहीं मिलेगा, पैसा व्हाइट कॉलर जॉब से नहीं मिलेगा, पैसा शराफत से नहीं मिलेगा, ठीक है। जितने ज्यादा अच्छे प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट देखते हैं, पैसा उतना अच्छे रास्ते से आएगा। जितना वो बैड हो जाएगा उतना आपको अंडर टेबल रिश्वत या कोई भी चीजें जैसे बिडिंग वगैरह में पैसा लगा देते हैं तो वो कर देता है। तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी पैसा खराब नहीं होता, पहली बात तो ये, पैसा वैसा ही होता है, जिसको हम वेल्थ बोलते हैं वो वेल्थ ही होती है, चाहे वो कहीं से भी आए। तो सबसे पहले अगर आपके पास वेल्थ नहीं है तो पहले तो दूसरों की वेल्थ की रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर कोई इंसान महीने का 10 लाख कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, कभी भी किसी की अर्निंग पे नेगेटिविटी मत डालिए, वरना ये जो आपका दूसरा नक्षत्र है ये आपकी अर्निंग में भी नेगेटिविटी डाल देगा। मैं हमेशा बोलती हूं कि जो हमारे वेल्थ के कारक प्लैनेट है वो शुक्र होते हैं, शुक्र माँ लक्ष्मी है। आप जब किसी की वेल्थ को गाली देते हो, आप साक्षात माँ लक्ष्मी को गाली देते हो।
आप जितना ज्यादा किसी की वेल्थ को सराहोगे, चाहे उस पर्सन ने चोरी किया है, चाहे कुछ भी किया है, आप हकदार नहीं हो। उसकी किस्मत में लिखा होगा ना बेईमानी से कमाना। उसके स्टार है ना ऐसे कि वो अंडर टेबल रिश्वत से कमा रहा है, वो उसके स्टार है कि उसके फादर ने उसको बहुत सारा दे दिया, उसके पूर्व के जन्म के कुछ फल ऐसे हैं कि उसको मिलना ही ऐसे है। हमें कभी भी किसी की वेल्थ को लेकर नेगेटिविटी नहीं डालनी है, ध्यान रखिए। ये बहुत बड़ा सूत्र दे रही हूँ आपको, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा कि दूसरों को देखकर बहुत जेलस करते हैं कि अरे इसके पास पैसा है, इसने बड़ा ये इसने ये किया, इसके तो फादर ने दे दिया, या ये गलत काम करता है। या आप किसी को जजमेंट मत करिए। अगर पैसा चाहिए आपको, ग्रेटिट्यूड करिए कि माँ लक्ष्मी जैसे आप वहां पहुंचे हो ना, मेरे पास भी आ जाना। वो आएंगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बहुत परेशान रहते हैं। वो इसलिए परेशान नहीं है कि मेरे पास नहीं है, वो इसलिए परेशान है कि भाई उसके पास कैसे आया। तो वो रास्ता आपको बता रही हूँ। ये जो आपका सेकंड नक्षत्र लॉर्ड है, ये आपको पैसा देगा, 100% देगा। ये लिखी हुई बात है। आपको सिर्फ डायग्नोज करना है कि वो देगा कहाँ से, कैसे देगा, कब देगा। ठीक है, यही बात हम लोग क्लास में सीखेंगे। थर्ड जो आपका नक्षत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं विपत्ति तारा। विपत्त तारा का मतलब होता है आपके पराक्रम का तारा। पराक्रम होता है जो आप अपनी लाइफ में प्लानिंग्स बनाते हो, एफर्ट करते हो, एडवेंचर्स करते हो, या आपके थर्ड हाउस के जितने भी सिग्निफिकेंस है, यही आपका तीसरा तारा है। तीसरे घर के जितने सिग्निफिकेंसेस है, वो आपका ये तीसरा तारा होता है। चौथा तारा, आप जैसे अपने चौथे घर को देखते हो, चौथे घर की चीजों को देखते हो, ये फोर्थ तारा वही चीजें दिखाता है। आपके जीवन में कितने सुख हैं, माता का कितना सुख है, गाड़ियों का कितना सुख है, घर कितने होंगे, प्रॉपर्टी कितनी होगी, विदेश कब जाओगे, ये सारा आपका ये वाला नक्षत्र लॉर्ड बताता है। फिफ्थ नक्षत्र आपके, कहा जाता है कि ये भी थर्ड की तरह, थर्ड से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अब जितने लोगों ने करियर का समझा है, अब उनको शायद आज ये चीज और क्लियर होगी कि भाई ये जो पांचवा तारा है, इसको अच्छा नहीं बताया गया। क्यों बताया नहीं गया? क्योंकि जो आपकी संतान होती है, उसके लिए आपको जीवन में बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी दे देता है, पूरा जीवन दे देता है। वो बच्चों के साथ कभी बैठ के खेलता नहीं है, कभी वो उसके साथ एंजॉय नहीं करता है। अपने बच्चों के लिए वो सिर्फ ला ला के चीजें, रिसोर्सेस ला ला के, जो सूर्य के कारक चीजें, वो सारा देता रहता है। वो खुद जल जाता है, लेकिन वो कभी किसी को पीड़ा नहीं बताता। ये पांचवा तारा जो होता है, नक्षत्र जो होता है, ये आपके जीवन की वो हर्डल्स को दिखाता है जो आप झेलते हो, और जिसके बदले में शायद आपको कभी कुछ मिले ना। ये वो नक्षत्र लॉर्ड है। छठा जो होता है, वो आपके सिक्स्थ हाउस को, मैं उसको सिक्स्थ हाउस के साथ जोड़ती हूँ। आपकी उपलब्धियां, आपका करियर, आपकी जो आपकी जीवन में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपके जीवन में जितनी भी करियर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं, ये वही नक्षत्र है। ये आपको सिखाता है, ये लर्निंग का नक्षत्र है। बहुत सारे लोग, जब ये वाले तारे की दशा चलती है, तब एस्ट्रोलॉजी में या फिर किसी बड़ी एज में आके नई चीजें सीखना शुरू करते हैं, इस नक्षत्र की दशा। क्योंकि ये जो है, ये लर्निंग का है। तो आज तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, बिकॉज क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। सातवां तारा, सातवां तारा होता है हमारा, जो कि जिसको मारक बोला गया है, वेद तारा बोला गया। आपके जीवन में ये जो सातवें नक्षत्र का लॉर्ड है, मान लीजिए शुक्र है, आपके सातवें नक्षत्र का लॉर्ड शुक्र है, तो फिर ये समझ लीजिए कि शुक्र से जुड़ी हुई चीजें वो आपके जीवन में हमेशा बराबरी पे रहे। जितना करोगे उतना शायद आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सातवां जो तारा है, यहाँ पे आपकी चलती नहीं। जब ये वाली दशाएं चलती हैं तो आप हेल्पलेस हो जाते हो।
आप हेल्पलेस हो जाओगे। इसको वध के साथ जोड़ते हैं कि डेथ के साथ जोड़ते हैं। डेथ भी होती है कई लोगों की, सातवें तारे में डेथ भी होती है कई लोगों की। जैसे सातवां घर मार्केश होता है, ऐसे ही आपका सातवां तारा भी मार्केश होता है। ये वो तारा है जो कि आपकी लाइफ में आपकी पुरानी जितनी भी चीजें हैं उनको छुड़ा के फिर आपको सारा कुछ जो है वो रिफॉर्म करके आपको करना पड़ता है। ठीक है। आठवां तारा जो होता है, आठवां तारा बेसिकली कहा जाता है आपके, मैं इसको आठवें घर के साथ जोड़ती हूँ। अब लोग कैसे जोड़ते हैं मुझे नहीं पता, मैं इसको 8 से जोड़ती हूँ। तो करियर की जिन्होंने क्लास की है उनको मैंने समझा दिया है कि आठवां घर हमारे लिए सबसे अच्छा घर है, हम लोगों के लिए जो करियर करना चाहते हैं, जो प्रोफेशन में है। इसीलिए इसको मित्र तारा बोला गया कि जो ये जो आठवें घर का तारा है ये मित्र तारा है, आपका हेल्पिंग है ये। फ्रेंड आपकी जीवन में उपलब्धियां लाकर देगा, चीजें लाकर देगा आपको। नौवां तारा अति मित्र तारा बोला जाता है इसको। तो ये नाइन्थ हाउस के साथ जोड़ लीजिए कि आपके जीवन में ये नाइन्थ जो तारा है ये बहुत कुछ आपको जैसा नौवां घर दे सकता है, ऐसे ही आपके जीवन का भाग्योदय कर सकता है। ये भी नाइन्थ जो आपका नक्षत्र है ये भी आपके पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपका फर्स्ट तारा जुड़ा हुआ है। ये दोनों 27 और पहला नक्षत्र, इसीलिए 27 नक्षत्र और फर्स्ट नक्षत्र आपके साइकिल का पास्ट की बहुत सारे कर्सेस को क्लियर करने के लिए आपको लाता है, जो आपको करना ही पड़ता है। आप कुछ भी कर लो उसको करना ही पड़ेगा। बस आपको सिंपल इनके लॉट्स देखने हैं। और काफी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं आज की क्लास में, आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो कितना सूट किया आपको, कितना नहीं किया। राइट। अब लास्ट में आप लोग जितने भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज आप मुझे बता देना, मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, देन आप देख लेना। तो कल से होगा, ये 3 दिन का रहेगा, ये ज्यादा लंबा नहीं रखा है मैंने। बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है। और जो लोग वैदिक सीखना चाहते हो, एक एक साथ नहीं सीख सकते हैं, बड़ी फीस नहीं दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे टुकड़ों में सीखो। मेरा मकसद तो सिखाने का है। ठीक है। तो आप में से जिनके कोई क्वेश्चन है तो आप दे सकते हो मेरे को, देन मैं आपको आंसर उसका दे दूँ। हाँ जी, चालू बताइए। मैम जो हम अभी ये भागवत भावम की बात कर रहे थे ना, हम्म। मैम जैसे एक किसी ने आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, एक डॉटर है वो, उसके हम्म। फादर के साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, ठीक है, ऐसा अच्छा। वो डॉटर का कहना है। अच्छा। सर मैम मैंने जैसे प्रश्न कुंडली लगाई, मुझे उसमें एक फीमेल इन्वॉल्व दिखी। तो वेरी गुड। उसने माना कि हाँ एक लेडी ने मेरी फादर का मोबाइल लिया और उसमें से पैसे ट्रांसफर कर लिए, वेयर एज इट डज नॉट सीम्स टू बी अ जेन्युइन केस, है ना हम्म। मैम। अब अगर जब ये मुझे भावत भावम से या चार्ट से देखना है तो मैम मैं कहाँ से, डॉटर से शुरू करूंगी कि कैसे मतलब कनेक्ट के करूंगी? फादर से देखेंगे ना, उसके फादर के घर से देखेंगे, 9 से देखेंगे ना। तो मैं ये जो बना रही हूँ प्रश्न कुंडली, ये उस डॉटर की बना रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि आप प्रश्न कुंडली किसी की नहीं बना रहे हो, आप प्रश्न कुंडली किसी की नहीं होती। प्रश्न कुंडली क्वेश्चंस की है, कि जो हाँ क्वेश्चन किया है उसने उसकी कुंडली है, ये किसी के नाम की कुंडली नहीं है, पहली बात ठीक तो। है, ठीक है। प्रश्न कुंडली का किसी से लेना देना नहीं है, वो अभी डिवाइन पावर अभी की अभी। आपने एक प्रश्न कुंडली बनाई कि उनके साथ भाई एक लड़की का कॉल आया और उसके फादर के साथ फ्रॉड हो गया, राइट। अब लड़की का कॉल आया तो आपने जब प्रश्न बनाया तो आपके लिए लड़की ने दिया है, तो लड़की के हिसाब से सिर्फ इतना लेना है कि वो रिश्ता उसका कौन से घर से जुड़ा हुआ है। तो हमारे लिए वो कौन सा घर जुड़ा, फादर का लड़की, घर। फादर का 9th हाउस। 9th हाउस है ना। तो फादर के साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉड कौन से घर से देखेंगे। 6th, 8 से देखेंगे ना। 8th हाउस से, 8th हाउस से, हाँ तो अंदाजा। 9 से 8 गिनिए। अच्छा 9th से 8th। यस। मैम 4th हाउस। 4th हाउस मैम। तो 4th हाउस की चीजें बताएंगे। फोर्थ, असल में ये जो प्रश्न कुंडली बन के आई है वो उस चोर की बन के आई है। हाँ 9th से 8th देखेंगे, ठीक है, 4th हाउस। ठीक है, वो कहाँ छुपा हुआ है। तो आप जब देखोगे 4th हाउस है,
फिर उसके बाद अगर उनका नुकसान होगा या नहीं होगा, वो तो हो गया, हो गया चले ना। गए अब अब। जब जब नुकसान होता है तो वो हम 9th से 12th को देखेंगे, देन फिर हम 8th हाउस को भी इन्वॉल्व करेंगे कि लॉस हो रहा है कि नहीं। तो 8th का भी कनेक्शन 4th के साथ मिल गया, ट्राइन से मिल गया, नक्षत्रों से मिल गया, प्लैनेट से मिल गया, तो समझ लो गया, वो नहीं आता। मैम बट इसमें ना क्वेश्चन अलग है, इज द फादर ऑनेस्ट इन टेलिंग दिस? हम हमारा इस समय क्वेश्चन ये है कि हम्म। जो फादर बोल रहा है, क्या वो सही स्टोरी दे रहा है कि अच्छा, भाई? वो सच है कि झूठ है? तो हाँ फिर ये फिर आप देखोगे कि 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है साथ में कि नहीं है। हाँ फादर का घर तो वही हुआ ना। हाँ, है ना, नाइन्थ की यस, इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद फोर्थ भी एंड ट्वेल्थ भी, मतलब वो यस, यस। तो है, अगर 9th का इन्वॉल्वमेंट आ गई ना 4th के साथ या 8th के साथ, तो फिर ये खुद ही है। है ना। हाँ वो ऐसा मेरा मानना है मुझे, और उसको देखकर भी ऐसी फीलिंग आई हाँ, कि- ठीक है ना। तो वो बताएंगे कैसे? अब जैसे उसके फादर, अगर हस्बैंड की बात होती तो साथ में घर को इन्वॉल्व कर लेते हम, हाँ हाँ है ना। हाँ। तो साथ में देखो, जिसकी बात हो रही है उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है ना प्लैनेट के yes, बेस पर। हाँ वैसे अगर मैं बताऊं तो प्रश्न कुंडली का कोर्स लाएंगे हम, बहुत बहुत डीप रिसर्च है इसमें। प्रश्न कुंडली लगन से पकड़ी जाती है, प्लैनेट से, नक्षत्र से। और ये मतलब अब वही बात है कि कई लोग, जैसे मैंने बोला कि कई केतु वाले लोग होते हैं, उनको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, उनको सीधा सीधा ही पकड़ना होता है जाके, बस यही है। जो पहली नजर में चीज आ गई यही सच है, यही सत्य है। जो दिल ने मान लिया, दिस इज केतु, कि दिल ने जो चीज मान ली कि यही चीज गलत है यार, इस चार्ट में वही हाँ। मिलेगा। वो चार्ट देखकर मुझे उसमें से ऐसी फीलिंग आई कि इसमें उसके उसके अलावा भी एक और भी चीजें हैं, उसके अलावा भी हैं, बड़ी ब्यूटीफुल चीजें हैं कि जब केपी ज्योतिष में भी प्रश्न कुंडली बहुत काम करती है। जैसे किसी प्रश्न कुंडली में अगर आप बना रहे हो और हमारे पास जो दशा आई है, या फिर जिस हम हाउस की बात कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे 11 11 11 के साथ जुड़ गया, नहीं हुआ है, झूठ है। 11, मैम 11 मतलब 11, 11? 11वें घर के साथ, हाँ। अच्छा, हाँ यही देखना है मुझे उसमें एक्चुअली। ठीक है, केपी ज्योतिष में आती है ये चीजें ना, वो डायरेक्ट बताती है, बिल्कुल एक्यूरेट आपको। जैसे आपको मैंने बताया था, मेरे घर में जो है पिछले साल मई में फोन हम लोगों ने वो कराया, तो जून में वो चोरी हो गया, ठीक है। जून में चोरी हो गया, अभी जस्ट हमने अभी पहली किश्त भी नहीं भरी थी उसकी। तो वो बहुत दुख हुआ बच्चे के लिए ना, तो मुझे उसने कॉलेज से कॉल किया, तो मैंने उस समय प्रश्न कुंडली बनाई उसी समय, शाम को 7 बजे। और मैंने केपी ज्योतिष उठाया, हरारी बनाया, और उस समय मैंने देखा कि चार्ट में हर हर तरफ से 11th हाउस बहुत इन्वॉल्व है। 11th 11th 11th, सिर्फ 8th आ रहा था, 11th आ रहा था। इट मीन्स की प्रॉब्लम तो है, चोरी तो हुई है, पर 12th नहीं आ रहा था। तो हम्म। मेरा ये यकीन में बदल गया कि फोन तो मिले, 100% फोन मिले, हम्म। कि रिकवरी तो है। जब 11 नंबर आया तो रिकवरी है। और आप यकीन नहीं करोगे, 5 दिन के बाद फोन मिल गया था हमें। अच्छा। यस, दिस इज मेरेकुलस चीज है जो केपी में पढ़ाते हैं हम लोग, है ना। चलो, नेक्स्ट टाइम कभी केपी स्टार्ट करूंगी मैं, फिर आप लोग देखना उसमें। राइट। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हो, नहीं तो मैं क्लास ओवर कर सकती हूँ फिर। आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास, और क्या समझ में आया आप लोगों को? कुछ प्रॉब्लम निकली आप लोगों की कि नहीं निकली, बताइए जरा। बहुत अच्छी लगी मैम। देखिए, बहुत सारे लोग ना ये बोलते हैं कि ना, सीधा प्रिडिक्शन जो है वो सिखाइए, वही सिखा रही हूं मैं। ठीक है, प्रिडिक्शन यानी कि रूट कॉज। प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? स्नैपशॉट प्रिडिक्शन किसको बोलते हैं? कि विद इन 5 to 10 मिनट में आपको किसी की कुंडली में प्रॉब्लम जो है वो समझ आ जानी चाहिए। नहीं आई तो फिर भूल जाइए, नहीं समझ में आएगी, इसका मतलब आपका इंट्यूशन लेवल काम नहीं कर रहा है। आपको बहुत अभी स्टडी की जरूरत है। जो उलझ जाते हैं चार्ट में, मैं भी उलझ जाती हूँ कई बार चार्ट में, ऐसा नहीं है कि हम लोग वो हो गए, लेकिन कई कुंडलियां ऐसी होती हैं कि जिसमें आप उलझ जाते हो, वो उलझा लेती है। मैंने हमेशा बोला, जिनके लगन में राहु केतु शनि है, प्रश्न कुंडली में भी आ गए ना अगर आपके, आप उस बात का
निकाल ही नहीं पाओगे निचोड़। मैंने ऐसी ऐसी कंसल्टेशंस देखी हैं, सैटर्न राहु लगन में है, और मैंने लैपटॉप खोला और मेरा लैपटॉप का सिस्टम कोलैप्स हो गया, हम्म। जाके उसको ठीक कराना पड़ा मेरे को। फिर अब मुझे ये बात चीजें जो धीरे है, धीरे समझ में आई कि किसी प्लैनेट को बुरा इतना क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना वो डार्क एनर्जी है। उस चार्ट में क्या है, डार्क एनर्जी है, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, और वो बहुत हिडन चीजें हैं, बहुत पास्ट लाइफ की कर्सेस हैं, जिसकी वजह से छुटकारा नहीं हो सकता। और ये बहुत रेयर होता है, मैं ये भी बता दूं, बहुत रेयर होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। बट फिर भी ऐसा नहीं है, हजारों लोगों की कुंडलियों में सैटर्न राहु केतु है। वो बहुत अच्छे साइंस में भी तो होते हैं ना, बहुत अच्छे प्लैनेट्स के द्वारा देखे भी जा रहे होते हैं ना, सब चीजें मैटर करती हैं। तो अगर दो, मान लीजिए डॉन एक जगह पे बैठे हैं, सैटर्न राहु क्या है, बराबर के टक्कर के डॉन है, ठीक है। अगर इनको गुरु जैसे प्लैनेट देख लें, शुक्र जैसे प्लैनेट देख लें, इनकी उस चीज में बहुत कमी आ जाएगी। तो इसलिए ये चीजें जो है प्रश्न कुंडली में तो बहुत रिमार्केबल दिख जाती है, और वो आनी चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, राजेश जी बताइए, फिर मैं क्लास ओवर करती हूँ जी, बताइए। हाँ, मैं मेरे कैरियर कोर्स का रिकॉर्डिंग मैं मिल आपको। जाएगी आपको, मेरे को ठीक। टाइम नहीं मिला, असल में शूट था। नहीं, ठीक तो ठीक है, नो आप नो प्रॉब्लम। टेंशन मत लीजिए, मुझे नहीं याद नहीं, है। टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही दे बैठा हूँ तो नहीं मैं नहीं, पूछ आपको रहा मिल हूँ। जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। नहीं मैडम, बहुत बहुत अच्छा तरीका है आपका सिखाने का। थैंक यू, रियली, मैं बहुत कुछ अभी आपने जो बोला है उससे मेरे डायग्नोस किया है कि मेरे लाइफ में क्यों क्यों घटता हूँ घटी। हाँ, तो मकसद ही यही है स्टोरी। देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग, बैठे हो इतना एफर्ट दे के, मैं बैठी हूँ। तो मैं अगर चाहूँ तो इसमें बहुत सारी गप्पे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मौका दे के आधा पौना घंटा लगा दूं बीच में, लेकिन मैं 5 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं देती हूँ बीच में, वो भी कि मेरा गला थोड़ा सा वो हो जाए, तो थैंक यू, इसलिए, वरना मैं बहुत शायद बहुत वो भी बहुत। ना दूं। ओ, राइट। थैंक्स थैंक्स मैम। ठीक है, चलिए, थैंक थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए, भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।